दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड करते हुए बाजार और कुछ अहम लेवल को तोड़ने की तैयारी में। आखिरी 1.5 घंटा होगा इस हफ्ते का बेहद अहम, क्योंकि ये है वीकली क्लोजिंग और अगले हफ्ते है मंथली एक्सपायरी भी। तो ऐसे में कैसा रहेगा आखिरी 1.5 घंटा, क्या करें, अगले हफ्ते की तैयारी रहेगा, फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। चौतरफा गिरावट हमने इक्विटी और कमोडिटी दोनों स्पेस में देखी, लेकिन सर इस वक्त की बड़ी बातें नेहा यही कि बाजार दिन के निचले स्तरों के आसपास है। 17,900 के आसपास निफ्टी पर आपको नजर आएगा। लगभग 135 अंकों का नुकसान आपको इस वक्त दिखेगा और बैंक निफ्टी 41,000 के बड़े और अहम आंकड़े के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगाए, ब्रेक नहीं लगाई, ये ब्रेक लगने के बाद बड़ा तगड़ा वाला यू टर्न होता हुआ नजर आया है, ये आप कह सकते हैं। ये आपके लिए साफ है संकेत इस वक्त आते हुए। इसके अलावा जो कुछ एक्शन है वो आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स में भी लगभग 465 अंकों का नुकसान आपको दिखेगा। कहाँ से आ रही है ये कमज़ोरी, ये देख लीजिए। रियल एस्टेट, बैंक, एनबीएफसी, आईटी, फार्मा, ये सारे के सारे इंडेक्स ज़्यादा लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं। 1 से 2% ये नीचे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी गिरावट अच्छी खासी है। ऑटो शेयर भी रफ्तार अपनी बिल्कुल रिवर्स गियर में दिखा रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स धीरे धीरे नीचे आता हुआ 250 अंक फिसल चुका है और यूरोप के बाजार भी आधा से 1% कमजोर है। तो कल की 450 पॉइंट की गिरावट के बाद आज भी अमेरिका से अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं फ्यूचर्स पर, और यही वजह है कि भारतीय बाजार ज़्यादा रिकवर हो नहीं पा रहे हैं। ओके, तो सर क्या माने ये जो डाउ में यूरोपियन मार्केट्स इन सब में डालोगे, हमारी गलती के लिए हम थोड़ी जिम्मेदार है, कोई और ही है। तो हम राजस्थान में एक सिखाया जाता है, कोई भी काम करो बहुत अच्छी प्लानिंग से करो। खतरनाक अच्छी इतनी तगड़ी प्लानिंग होनी चाहिए काम करने के पहले, और इस लेवल तक की होनी चाहिए कि काम अगर ख़राब हो जाए, गलत हो जाए तो नाम किसका लगाना है। तो अब जब प्लानिंग तो गड़बड़ हो ही गई, जो सारे स्टॉप लॉस है सब नीचे, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी तो नहीं, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी तो कर ही रहा है। ख़राब से ख़राब स्टॉप लॉस भी आप 41,250 का सोचे थे, उससे भी बहुत नीचे। तो नाम किसका लगाना है? डाउ का। हमारा कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं, उसी का नाम लगाया जाए कि भाई डाउ खराब था, डाउ फ्यूचर्स फिर से खराब है 250 पॉइंट, राइटली सो। देखिए, और एक्चुअली है भी वही, ये नाम लगाने वाली बात नहीं, लेकिन एक्चुअली वही है। क्योंकि आप देखिए 3 दिनों से आपको डेटा मजबूत नजर आ रहे हैं। 5 दिनों से कैश मार्केट में खरीदारी है। 3 दिनों से लोकल फंड और एफआईज दोनों खरीद रहे हैं। उसके बावजूद कोई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 25-27% के आसपास ज़्यादा नहीं है। कल की हल्की फुल्की कमजोरी के बाद आज बाजार वैसे ही हल्के हो चुके थे। उसके बावजूद अगर हम किसी भी लेवल से साइजेबल रिकवरी नहीं दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि आज रात को अमेरिका में एक और कमजोर ट्रेडिंग सेशन की जो आशंका है बाजारों को, वो थोड़ी सी चिंता वाली बात है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा, बॉन्ड यील्ड ऊपर, डॉलर इंडेक्स फिर से रिकवर करता हुआ दिख रहा है। इन सब के बीच में आपके खरीदने का मन होगा नहीं। और दूसरी बात है कि आज थोड़ी सी लेक ऑफ बाइंग दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई 18,135 के आसपास आपने जो हाई बनाया है, वहाँ से अब ऊपर जाने के लिए थोड़े और ट्रिगर्स चाहिए, वो ट्रिगर्स थोड़े से मिसिंग है। तो आई थिंक घरेलू संकेतों का योगदान थोड़ा कम है। घरेलू संकेतों में सिर्फ इतना ही योगदान है गिरावट में कि हम कमज़ोर थे, और कमज़ोर होने हम मजबूत थे और लॉन्ग पोजीशन बनी हुई थी, तो हल्की फुल्की लॉन्ग पोजीशन आपकी कम होनी है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने। लेकिन जिस वजह से कमज़ोरी होती दिख रही है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय संकेत है। इसलिए अब बचे हुए 1.5 घंटे में डाउ पर नजर रखनी है। पहली चीज, अगर डाउ सुधरेगा तो ही हम सुधर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, निफ्टी के लिए जहां तक सवाल है नेहा, 17,800 17,850 अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ऐसा नहीं लग रहा कि 17,800 के नीचे आप जाएंगे। प्रॉब्लम निफ्टी में नहीं है, प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में है, जहाँ 650 पॉइंट का कट है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से तेजी से कटा है, 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी ने तोड़े हैं। पहले 41,500 जहाँ खुले थे, ऐसा लग रहा था कि वहाँ रोकने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी देर रुका, निकल गया, चलो कोई बात नहीं, 41,500 चलो समझ में आ गया। उसके बाद 41,250 जो क्लोजिंग बेसिस पे आज हमने स्टॉप लॉस दिया था, वो भी गया, चलो कोई बात नहीं, गया तो गया। तीसरा जो था 41,000, सबसे इम्पोर्टेंट। ये अब आप मेरे ख्याल से आज अरमान निकाल के बताएंगे थोड़ी देर में, अगर आज हम 41,000 के नीचे बंद होते तो कितने हफ्तों बाद हम 41,000 के नीचे बंद होंगे। तो इससे समझ में आता है कि किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल से, और बैंक निफ्टी में तो आप देखें ना, एकदम वो फिसल पट्टी बनी हुई है। एग्जैक्टली, है ना, पूरा स्ट्रेट ऑन स्लाइड है। रोलर कोस्टर राइड और फिसल पट्टी दोनों, क्या स्लाइड होता है, हाँ, जिसको फिसल पट्टी कहते हैं। नीचे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। रोलर कोस्टर राइड को आप क्या कहते हैं? रोलर कोस्टर हिंदी में, हाँ, हम लोग तो उठा पटक, मतलब, लेकिन उठा पटक तो मार्केट में, राइड को नहीं पता।
कुछ कुछ शब्द ऐसे जो इंग्लिश में ही समझ में आते हैं, कुछ कुछ हिंदी में। स्लाइड में वो मजा नहीं आता जो फिसल पट्टी में आता फिसल पट्टी में, हाँ, है ना। सही बात तो ये बैंक निफ्टी की तो फिसल पट्टी बनी हुई है आज, बिल्कुल ऐसा मतलब जोर से गिरा है और एक तरफा जाया जा रहा है। तो देखते हैं, आखिरी 1.5 घंटा है, कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ तो हम उतर नहीं रहे कि कुछ बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा, कि बहुत अच्छी क्लोजिंग हो जाएगी। अब थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी बहुत खरीदारी आ जाए तो ठीक, आएगी तो डाउ फ्यूचर्स की मेहरबानी से आएगी, हमारे में अपनी ताकत तो है नहीं। तो अब इम्पोर्टेंट लेवल ये ध्यान में रखने, नीचे 17,800 17,850 निफ्टी पर है। बैंक निफ्टी पर चूंकि हम यहाँ से निकल चुके हैं, बैंक निफ्टी में मेरी समझ में, मुझे याद तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन मेरी समझ पे जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल आता है वो 40,650 के आसपास का आता है। ओके, तो उस पर 40,650 40,800 ये रेंज थी, जो पहले एक मजबूत रुकावट की रेंज थी, जिसके पार निकले तो फिर हम आगे पहुँचे भी 42,000 तक। तो 40,650 40,800 बैंक निफ्टी पर अगला सपोर्ट है, और निफ्टी पर 17,800 17,850। ओके, चलिए तो अब हम निफ्टी के अहम सपोर्ट लेवल 17,800 850 पर नजर रखने वाले हैं। फिलहाल वहां पर स्थिति इतनी गड़बड़ नहीं लग रही, लेकिन बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स 41,000 टूटने के बाद अगला पड़ाव 40,800 650, इन लेवल्स को हम 2 फरवरी को अरमान बता रहे कि हम 41,000 के नीचे बंद हुए बैंक निफ्टी पर। 2 फरवरी के बाद महीने अब की शुरुआत 18 फरवरी ना, आज 18 ही रखी आज 17 है, 17 रखी, ओके। मतलब ऑलमोस्ट 15 दिन बाद। फोर्टनाइट, हाँ, तो 15 दिन के बाद हमने ये लेवल को तोड़ा है। आइए अब देख लेते हैं कि बाजार की नजर किन महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर है, और पूरी डिटेल लेकर कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, आफ्टरनून, बताइए। आपने नया अभी भी कैश सेगमेंट से क्रिसिल के नंबर्स आने बाकी हैं। आज के इवेंट में तो यही एक इकलौता इवेंट है, पर कल के दिन में आपको जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होने वाली है उस पर बड़ा फोकस रखना है। 49th ये बैठक होगी, और इसमें जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बार बार चर्चाएं होती रहती हैं। अब देखना होगा कि कल ये फाइनल डिसीजन निकल कर आता है इससे या नहीं, बट जो कमेटी बनाई गई थी उसकी जो रिपोर्ट है उस पर ये चर्चा होती हुई दिख सकती है। सोमवार एनएमडीसी स्टील की लिस्टिंग होगी, साथ ही कीस्टोन रियल्टर्स, जिसका 50% जो आईपीओ लॉक इन पीरियड है 90 दिन का, वो एंड हो जाएगा, यानी कि 19 फरवरी को वो एंड होगा। तो टेक्निकली आपका जो रिएक्शन है कीस्टोन रियल्टर्स में वो सोमवार को आता हुआ दिखेगा। और ग्लोबल इवेंट में यूएस के बाजार बंद रहने वाले हैं, तो सोमवार को हमें, यानी कि मंगलवार को हमें यूएस से कोई संकेत नहीं देखने को मिलेंगे। मंडे सोमवार को छुट्टी है, छुट्टी है, वॉशिंगटन बर्थडे। आज नहीं करवा सकते प्रीपोन? सब बर्थडे। 200 नीचे है, अब किसी की बर्थडे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन का फिर तो वो बदल नहीं सकते। मैंने कहा नहीं तो आज अगर कोई एडजस्ट हो सकती हो डिजास्टर तो करके अगर कई बार हमारे होता है ना, छुट्टी मांगते हैं, ये दिन नहीं ये दिन ले ले, थोड़ा एडजस्ट कर ले। 200 पॉइंट नीचे दिख रहा है डाउ फ्यूचर, तो आज ज़्यादा जरूरत है छुट्टी की। आज एग्जैक्टली, इसलिए सोमवार को छुट्टी नहीं होगी, यानी कि हमें आज के जो संकेत आएंगे सोमवार को नहीं ओके। आएंगे। ठीक बात। चलिए, तो ट्रिगर्स तो बता दिए कुशल ने, लेकिन अब बारी आती है अरमान की। अरमान, खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिख सकता है? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप बात करेंगे जो इस आज सुबह से अगर आप देखेंगे खबरों में, मिंडा कॉर्प, जहाँ पे कंपनी ने प्रीकॉल में लगभग 15.7% जो हिस्सा है वो खरीद लिया है, और लगभग 1.91 करोड़ शेयर्स जो है वो लगभग 209 के भाव के आसपास जो है उसमें खरीदा है। ल्यूपिन अब लगातार यूएसएफडीए के लिए जो है नागपुर स्थित इनके एक इंजेक्शनेबल प्लांट जो है उसको यूएसएफडीए से क्लीन चिट मिलता हुआ दिखा है। जाइडस लाइफ साइंस की बात करें, यहाँ पर भी इनको एक दवा के लिए यूएसएफडीए से मंजूरी मिली है, और उस दवा का उपयोग किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो है इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्राजेनिका की बात करें, यहाँ पर भी यूएसएफडीए से एक दवा की अतिरिक्त मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और उस दवा का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। गंसोल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर जो अपडेट आया है कि फरवरी महीने में सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए कुल लगभग 500 करोड़ के इनको जो है ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। बीईएमएल और बीईएल दोनों पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बीईएल के साथ बीईएमएल ने एमओयू किया है, और ये मिसाइल मॉड्यूल विकसित करने के लिए जो है कंपनी ने एमओयू किया है। गेल राउटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिखी कि यूएस में एक जो इनका प्लांट है उसके लिए इनको ईओआई जो है वो मिलता हुआ दिखा है। पीवीआर यहाँ पे इंदौर में 8 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया है, और कुछ ब्लॉक डील्स है, 2 हैं एक्चुअली। गेल 40 लाख शेयर्स और एनटीपीसी 28 लाख शेयरों के कई होते हैं। ब्लॉक डील मिंडा को की तो पता ही नहीं सर मिंडा को भी सबसे पहले वाले में आएगी, इसमें ब्लॉक डील में अलग से नहीं आएगी। सर आई बट इम्पोर्टेंस थी तो ओके, तो बड़े ट्रिगर्स में पहले आपको मिंडा कोप में 16% की हिस्सेदारी बदलने की खबर आपको अरमान बताई चुके हैं, और बाकी खबरें आपके सामने ये आ चुकी है तगड़ी। ओके, और कुछ डन? चलें एक्सपर्ट्स के पास, जरा दिखाइए किन किन के चेहरे खिले हुए हैं, किन के बुझे हुए हैं। देखिए, शरद सर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, और सुमित जी मजबूरी में मुस्कुरा रहे हैं। यस, वागली साहब के कहना है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से।
बंसल जी सदाबहार हैं, मुस्कुराए हैं, और हिमांशु जी एकदम तटस्थ भाव से है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बढ़िया जी। बंसल जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं आप? जी सर बताएं। जी अनिल जी, आज आपका सुबह से फॉर्म देख के जिस तरीके से आप आज किसी को भी पकड़ रहे हैं अनिल जी, आपका पीसीआर भी अनिल जी पूरी तरीके से एक्टिव हो रखा है। कैसे? अभी शो से पहले अनिल जी मेरी कैमरा एडजस्टमेंट हो रही थी, मुझे लेफ्ट होने का बोला तो मैंने ऐसी हंसी में बोल दिया, हाँ। जहां बोलो कि वहां हो जाएंगे। हाँ। बड़े प्यार से बोले कि हम तो चाहते हैं मुंबई आ जाओ। अरे वाह। अनिल जी मतलब कि स्पीचलेस कर दिया आपको। पीसीआर से भी अनिल जी देख के बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ये तो उनका प्यार है। देखो आपको मुंबई बुला रहे हैं, नहीं तो क्या है, बाकी कोई होता तो हम आ जाते हैं आपके यहाँ। वैसा है। बिल्कुल। चलिए, मार्केट तो देखो जो है वो है, न आपके हाथ में न मेरे हाथ में। हमारे हाथ में होता तो अलग ही होता, आपके हाथ में होता तो कुछ अलग ही होता। इसको तो जहाँ जाना है जाएगा। तनाव लेके ब्लड प्रेशर बढ़ा के होना क्या है? करेक्ट। सो इसलिए बेहतर है कि चलो आराम से शांति से देखते हैं, फोकस करते हैं स्टॉक्स पर, इंडेक्स पर। एक बार जरा शरद जी से राय ली जाए बाजार पर। शरद जी, थोड़ी ग्लोबल मार्केट्स की चिंताएं फिर से हावी होती दिखी है। हालांकि जब ये बढ़ रहे थे तो हम बढ़े नहीं, लेकिन आज घटे तो हमारा भी मन हो गया कि साथ में घट जाते हैं। व्यू बताइए क्या बन रहा है आपका? देखिए, हम लोग बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके ही चल रहे हैं। मुझे लगता है ये पूरे साल आप इस तरीके की बड़ी रेंज की वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करके हमें चलना चाहिए दोनों साइड्स पे, और बड़ी मूवमेंट होगी। बट ऑन बैलेंस मुझे लगता है कि हम ऊपर की तरफ ही बंद होंगे। ये पिछले 6 महीने से जो एक रेटोरिक चल रहा है कि इंडियन मार्केट्स एक्सपेंसिव थे कंपेयर्ड टू सम ऑफ द अदर मार्केट्स, तो अब तो लगभग हमारी भी वैल्यूएशन उनके बराबर पे आ गई, क्योंकि पिछले 1-2 महीने में वो बाहर के सब मार्केट्स रैली किए, एशियन मार्केट्स में रैली आई, हमारे मार्केट्स में कोई वैसी रैली आई नहीं, रादर काफ़ी रेंज बाउंड सा मूवमेंट रहा। तो मुझे लगता है अब वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट वाली जो रेटोरिक चल रही थी उसके लिए भी जगह नहीं बचती है, और अर्निंग्स ग्रोथ और ग्रोथ के हिसाब से इंडिया काफ़ी स्वीट स्पॉट में रहना चाहिए आने वाले समय में। एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक एडिशनल एंगल है जहाँ पे इंडिया की जो वर्कफोर्स है वो कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शायद सबसे यूनिक स्पॉट में रहेगी अगले 15-20 सालों के लिए। तो मुझे लगता है इंडियन स्टोरी में अभी भी बहुत कुछ है डेवलप होने के लिए आने वाले समय में, और सरकार की जो नीतियां हैं कैपेक्स को लेके वो एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव फुटस्टेप है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पिछले 10-12 साल में कैपेक्स फॉर्मेशन तेजी से हो पाया है। बाकी चीज़ें हुई हैं, बट मुझे लगता है जिस तरीके से सर्विस इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया, अब नेक्स्ट लेग में आप ये उम्मीद करिए कि कैपेक्स फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होके बिल्ड होके जो नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन है और सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में काफ़ी रोबस्ट ग्रोथ दिखनी चाहिए। वैल्यूएशन मुझे लगता है कंफर्टेबल है इन लेवल्स पे, और जैसा मैंने पहले भी कहा है, मुझे लगता है यहाँ से 30-35% की अपसाइड की गुंजाइश बिल्कुल बचती है। ओके, तो ये है आपके लिए बाजार पर राय शरद जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे। तैयार हैं हिमांशु जी? अब मुझे समझ में आया कि जब मैंने बोला था हिमांशु जी ने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया, पता चल गया। तैयारी कर रहे थे। हाँ, तैयारी कर रहे थे। बोले कॉल देना मुझे, कहाँ इन सब चक्कर में पढ़ूँ। हिमांशु जी के लिए बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी स्वागत है आपका। ये आप कॉल दे दें जो भी है, उसके बाद आप मुस्कुरा दीजिएगा। जी सर बताएं। अनिल जी पहले मुस्कुरा देते हैं। गुड आफ्टरनून टू यू। जी सर बताइए। अनिल जी पहले तो मैं कॉल देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो पहले तो अनिल जी बिकवाली का आइडिया है, बेचना है LIC हाउसिंग फाइनेंस का फ्यूचर्स 365-50 के आसपास के करंट लेवल्स हैं। लगातार अपने पीयर्स को अंडर परफॉर्म करता है और आज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे वीकली क्लोज होने की तैयारी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बिकवाली करके चले। 358 और 350 रुपए के दो टारगेट्स, मेरा ऐसा मानना है कि मंडे ट्यूसडे तक यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर वीक होता हुआ नजर आया है। एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 369 रुपए का, और LIC हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। अब अनिल जी जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये था अनिल जी कि आज आपने जब ओपनिंग कमेंट्री करी तो थोड़ा सा आप मतलब डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ जिक्र नहीं किया कि बैंक निफ्टी का PCR काफी एक कंफर्टेबल जोन पर आ गया। तो उसका अनिल जी मैं कारण पूछना चाह रहा था कि क्या वो मंडे को मतलब ओवरनाइट की वजह से? हाँ, वो एक्चुअली जो आपका पुट कॉल रेशियो 1.101 था, उससे 0.72 आ गया था बैंक निफ्टी का। निफ्टी का भी 1.39 से 1.04 आ गया। लेकिन मज़े की बात बताऊँ आपको, जब आपने पुट कॉल रेशियो की बात ही की है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हो चुका है। ओके। हाँ, अभी दिन के दौरान 0.56, ये ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड लेवल पे। तो बैंक निफ्टी में अब यहाँ से मेरे ख्याल से ये 40,650 40,800 की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अगली वाली आखिरी वाली तो 41,000 की थी दिन के लिए,
क्लोजिंग 41,000 के नीचे होने पर तो फिर आपका ट्रेंड वापस नेगेटिव हो जाएगा न्यूट्रल से हमारा, ठीक है ना। सो आई थिंक वहाँ पर अब रुकना चाहिए 40 से, तो वो इजीली नहीं तोड़ेगा, इस पुट कॉल रेशियो पे नहीं तोड़ पाएगा। ओके, हाँ, ये पुट कॉल रेशियो अब 100%, बैंक निफ्टी का तो ओवरसोल्ड हो चुका है, निफ्टी का अभी भी 0.87 है, तो उतना ख़राब नहीं हुआ है, मतलब उतना नीचे नहीं है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत नमस्कार। जी अनिल जी, सेल कॉल अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 605 रुपए, 605 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन। कॉनकॉर के अंदर सेलिंग प्रेशर है। कॉनकॉर के अंदर पिछले 7-8 दिनों से साइडवेज मूव देखने को मिला था। आज स्टॉक ने पिछले 3-4 दिनों के लो ब्रेक कर दिए हैं और कॉनकॉर में यहां से लग रहा है कि 600 रुपए के लेवल ब्रेक होंगे। कॉनकॉर में यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करे। स्टॉक के अंदर ऊपर में जो रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस बनेगा वो 615 रुपए का बनेगा। नीचे के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2-3 दिनों के अंदर 595 रुपए से लेके 590 रुपए तक के लेवल कॉनकॉर में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करे कॉनकॉर 615 के स्टॉप लॉस से 595 590 के टारगेट से। ओके, बिकवाली की रिकमेंडेशन कॉनकॉर की फ्यूचर्स में निकल कर आ रही है, नीचे 595 एंड इवेंचुअली 590 तक का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन प्रीकॉल और मिंडा कॉप आज सुर्खियों में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं। मिंडा कॉप ने प्रीकॉल में हिस्सा खरीद लिया है, लेकिन दूसरी तरफ प्रीकॉल हिस्सा बेचने से इनकार भी कर रही है। अब एग्जैक्टली क्या हुआ है, पूरी डिटेल लेकर कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल बताइए, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए डिटेल्स सुबह से ही ये खबरों में हैं दोनों स्टॉक्स। यहाँ पर मिंडा कॉप जो है करीबन 15.7% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है और 209 के आसपास जो प्राइस पहले हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वही प्राइस पर ही यहाँ पर ये डील होती हुई दिख रही है। और इन्वेस्टमेंट्स आप देखिए अमाउंट के हिसाब से 400 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, पर इन्होंने अपने डिस्क्लोजर में ये कहा है कि ये एक मेयर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये मेयर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक जो सिनर्जी है वो निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजिक सिनर्जी और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखेंगे तो ये जो एक्विजिशन हुआ है लगभग मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो 1.82 टाइम्स पर हुआ है और मिंडा कॉप का 1.58 टाइम्स ऑलरेडी मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो। अगर आप 9 मंथ FY23 कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन पर भी ये अधिग्रहण माफ़ कीजिएगा ये जो ब्लॉक डील हुई है ये उतने महंगी वैल्यूएशन पर नहीं हुई है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कैश एंड बैंक बैलेंस है अगर आप सितंबर एंड में देखेंगे मिंडा कॉप का तो लगभग 330 करोड़ रुपए का है। ऑब्वियसली ट्रेड रिसीवेबल्स भी हैं लगभग 700 करोड़ रुपए के, बट लार्जली अगर आप देखें तो बहुत बड़ा अमाउंट है 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट्स। तो ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं लग रहा है। वो क्यों नहीं लग रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर मिंडा कॉप आप देखिए अप्रैल 2021 से लगातार स्ट्रेटेजिक या तो अलायंसेस कर रहा है या इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है अपनी ईवी का जो पोर्टफोलियो है ईवी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसको बढ़ाने के लिए। तो यानी कि चाहे वो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर 4 व्हीलर्स पैसेंजर व्हीकल्स, यहाँ पर लगातार ये अपने ऑटो कंपोनेंट्स उस कैटेगरी में बढ़ाने के लिए करार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर छोटे छोटे एक्विजिशंस करने की बजाय ये एक बारी में ही प्राइकॉल को हो सकता है आगे चलकर एक हॉस्टाइल टेक ओवर करता हुआ नजर आए। और ये होते क्योंकि प्राइकॉल भी लगातार इस तरह की जो पार्टनरशिप्स हैं वो करते हुए नजर आए हैं पहले, तो एक बड़ा एक्विजिशन इनकी तरफ से होता हुआ दिख सकता है। एक और चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जो स्पार्क मिंडा ग्रुप के CTO हैं सुरेश डी, वो पहले प्राइकॉल के R&D डिपार्टमेंट में भी काम करते थे, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक लिंकेज बैठ सकता है। ये साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो Q3 FY23 अभी नंबर्स इन्होंने डिक्लेयर किए थे मिंडा कॉप ने, उनकी आय में जो इंफॉर्मेशन और कनेक्टेड सिस्टम्स है उस ये जो डिवीजन है इनका उससे लगभग 49% हिस्सेदारी इनकी आती हुई दिखी है। यानी कि जो ट्रेडिशनल ऑटो कंपोनेंट स्पेस था इनका अब ये मूव कर रही है धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बेस पर, टेक्नोलॉजी ट्रेंड पर। और अगर ऐसा हो रहा है तो प्राइकॉल ऑलरेडी उसमें लीड ले चुका है। खासकर अगर आप TFT यानी कि जो डिजिटल क्लस्टर की हम बात करते हैं जो स्पीडोमीटर्स वगैरह लगते हैं उसमें प्राइकॉल की काफ़ी बड़ी बादशाहत है। और खासकर 2 व्हीलर स्पेस में इनका ओवरऑल रेवेन्यू में से करीबन 70% रेवेन्यू आता है। तो इससे क्लियर कट ये लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छी बड़ी सिनर्जी बन सकती है। और मिंडा कॉप की अगर आप EV कस्टमर्स देखेंगे 2 व्हीलर स्पेस में उसमें एम्पियर, रिवोल्ट, एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक सभी शामिल हैं। तो ये क्लियर कट आगे चलकर हो सकता है कि यहाँ पर जो प्राइकॉल का इन्होंने अधिग्रहण किया है एक क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी और आगे के लिए जो बड़ा मार्केट EV के लिए डेवलप हो रहा है फिर चाहे वो कोई भी सेगमेंट का हो उसमें प्राइकॉल का अधिग्रहण करने के बाद इनको बड़ा फायदा मिल सकता है। नहीं कुशल देखो प्राइकॉल वाले क्या कह रहे हैं, प्रमोटर वो क्या कह रहे हैं बताओ। वो ये कह रहे हैं कि हम हिस्सा बेचेंगे नहीं, हम नहीं बेचेंगे। और उन्होंने जो लिया उसके लिए क्या कह रहे हैं? उनके वो कुछ लिए नहीं कह रहे। हाँ
और मिंडा वाले क्या कह रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, हमारा फाइनेंशियल कंपनी नहीं लेना चाहते, लग तो यही रहा है तो फिर सिनर्जी कैसे आएगी? सर सिनर्जी इसमें ये है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है और आगे के लिए ये जो ईवी पर फोकस कर रहे हैं वो प्राइकॉल इनको दे सकता है। अच्छा, तो ये एक बड़ी सिनर्जी का पॉइंट इनके लिए बन सकता है। अच्छा, और वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई विशेष अधिकार भी नहीं चाहिए कि आप हमें कोई बोर्ड पे सीट अभी दो, तो ये यही दो। कह रहे हैं, अब हॉस्टल टेकओवर होगा तो ऐसे तो आके अपफ्रंट नहीं बोलेंगे आई थिंक। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब 16% लेने के बाद आंख तो दिखाएंगे ही। लग तो ऐसे ही रहा है सर। अच्छा, ओके, चलिए, इंटरेस्टिंग, जो भी डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर मिंडा को अपने 16% हिस्सेदारी तो ले ली, और 16% को यूं ही नहीं लेता। ही नहीं लेता। हाँ, बस ये वाला सेंटेंस काम का है। आपका जो सुबह का पॉइंट था ना कि ये जो पॉइंट आपने पकड़ा था कि जो प्रमोटर कह रहे कि हम हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे, तो मार्केट में तो है ही नहीं। हाँ, हम नहीं बेचेंगे, बाहर से ले लो। तो 16 और 9%, 9-10% और हो जाए तो इनका ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाता है। करेक्ट। मिलेगा कहाँ से, वो वाली बात है। तो इंटरेस्टिंग है, प्रिकॉल और साथ ही मिंडा कॉप में ये दोनों डील, और दोनों डील में होने के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग आती थी। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए, मिंडा कॉप में तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही क्योंकि मिंडा कॉप ने स्टेटमेंट ही ऐसे दिए कि हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटेजिक नहीं है। तो फिर स्ट्रेटेजिक नहीं होता तो जो बेनिफिट आप लेना चाहते हो स्ट्रेटेजिक से, वो फाइनेंशियल में नहीं मिलते। करेक्ट। दूसरा ये भी वो कहीं नहीं कह रहे कि और स्टेक बढ़ाएंगे या हॉस्टाइल करेंगे, हम प्रमोटर बनना चाहते हैं। तो मिंडा कॉप के इन्वेस्टर्स को तो ये लगता है ना, ये जो कंपनी का बैलेंस शीट में कैश है वो चला गया, उधर एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में किसको इंटरेस्ट, चलो बेचो, ये हो गया। अब आओ प्रिकॉल की तरफ। प्रिकॉल 6% क्यों घटा है? पहली चीज़ तो कि डील उसी प्राइस पर हुई करेक्ट। जो मार्केट प्राइस थी। पिछले साल भर में 75%, 80% बढ़ चुका है और लगातार बढ़ ही रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो इसी ट्रिगर की वजह से जो बढ़ रहा था वो हो गया। और तीसरी बात है कि इनके प्रमोटर भी कहीं ऐसा नहीं दिखा रहे कि आओ चलो भाइयों मिलजुल के कंपनी चलाते, थोड़ी आप स्टेक ले लो बाकी हमें, और इसको बहुत मजबूत करेंगे या कुछ और करेंगे, आपको हमको दोनों का साथ साथ फायदा होगा, ऐसा तो उन्होंने भी नहीं बोला। इसलिए दोनों का रिएक्शन बहुत जायज़ है। सुबह दोनों स्टॉक ऊपर थे, लगा दोनों को फायदा है। और जब ये सब इंटरव्यूज और स्टेटमेंट आए उसके बाद लगा कि दोनों के लिए ठीक है, हो गया जो हो गया, बात खत्म। अब जब तक नए डेवलपमेंट या इस पर क्लैरिटी दोनों मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आती कि वो कैसे देख रहे हैं, साथ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तब तक ये स्टॉक ऐसे ही ठंडे रहेंगे। ये है इसका पूरा का पूरा। इस पर एक चेक शरद सर से भी ले लेते हैं। शरद जी, हम आपका व्यू जानना चाहेंगे कि अब मिंडा कॉप क्या किया जाए? देखिए, ऑटो एंसिलरी पे जनरली हम लोग का व्यू काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि हमें लगता है जिस तरीके का रैंप अप ऑटो स्पेस में रहना चाहिए उसका फॉल थ्रू इफेक्ट आपको इन स्टॉक्स में भी मिलना चाहिए। और मिंडा और प्राइकॉल दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी एक्सपेंसिव भी नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत एग्जॉर्बिटेंट टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। और ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस भी आगे की काफ़ी सबड्यूड हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत री रेटिंग होने की गुंजाइश है। अगर ये सिर्फ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट बोल के छोड़ देते हैं 15-16% की, तो मुझे लगता है मिंडा के लिए काफ़ी निगेटिव होगा, प्राइकॉल के लिए इतना निगेटिव नहीं होगा। लेकिन अगर आगे चल के और डेवलपमेंट्स ये आती है कि दोनों मर्ज करके एक स्ट्रॉन्गर एंटिटी बन के आते हैं, तो मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स के लिए री रेटिंग की काफ़ी गुंजाइश बचती है। बट अभी एज ऑन डेट जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मुझे लगता है दोनों के कंपैरिजन में प्राइकॉल प्रोबेबली इज अ बेटर बेट। ओके, फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से प्राइकॉल स्टैंड्स एन अपर चांस, लेकिन अब देखना होगा कि बाद में आगे जाके मिंडा कॉप के मैनेजमेंट की तरफ से या दोनों की तरफ से किस तरह के बयान निकल कर आते हैं। चलिए कुछ बजिंग स्टॉक्स पर भी फोकस अरे कर ले। वागले साहब बज कर रहे हैं अभी। अच्छा, हाँ बिगुल। वागले साहब के लिए बिगुल बजाया जाए, वागले कमांडर। जी सर फरमाएं। अनिल जी गुड आफ्टरनून। नया जी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, आपका कमेंट्री में सुन रहा था और आप बैंक निफ्टी पे नेगेटिव है, लेकिन निफ्टी पे इतने नेगेटिव नहीं है, या शायद यहाँ से ज्यादा निफ्टी नहीं गिरेगा, ऐसा मैंने सुना। जी अगर जी सही दोनों है ही तो मैं कॉल दूं। यार है बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। क्या बात कर रहे हैं, वाह। तो मेरी हिम्मत बड़ी है, क्योंकि ये स्टॉक जो मैं कहने जा रहा हूँ उसका पैटर्न बहुत अच्छा है और मुझे बाय कॉल देना है LNT में। आज के पूरे दिन में ये सस्टेन कर रहा है और एक बड़ी मूव की शुरुआत है। मल्टीपल टॉप्स इसने क्लियर किया है। अभी करंट भाव है 2230 के आसपास। आपको करंट भाव पे लेना है, यहाँ 10 रुपए की बाइंग रेंज रखनी है। 2230 2220 1 से 2 दिनों का ये कॉल है। 2200 के नीचे का स्टॉप लॉस 5 रुपए होगा और मेरा मानना ये 2300 के आसपास जा सकता है। यहाँ से आपको एक 70-75 रुपए की अपमूव मिल सकती है।
इसके लिए 30 रुपए का रिस्क और 70 रुपए का रिवॉर्ड, टाइम फ्रेम 1 to 2 डेज। ओके, तो एल&टी पर वो राय आती हुई वागले सर की तरफ से आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी शुमार है, लेकिन आज प्रेशर हमने बैंकिंग स्पेस में बनता हुआ देखा है और निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट में इंडसइंड बैंक सबसे ऊपर है, दिन के निचले स्तर पर 3% की कमजोरी। राकेश सर, आपका व्यू जानना चाहेंगे इंडसइंड बैंक इस समय। नेहा, अगर हम देखें तो इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, सबके अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला हुआ है। चार्ट यहाँ पर डिस्टॉर्टेड है, तो किसी भी तरीके की अभी खरीदारी की राय तो है नहीं है। और उछाल पे बिकवाली के लिए भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए तो जिसने बेचना है पहले बेचा हुआ है, तो एज ऑफ नाउ कुछ भी नहीं करेंगे। इंडसइंड बैंक में कुछ करना है तो नेहा, मेरा ऐसा मानना है पीएसयू बास्केट्स की तरफ देखना चाहिए। ओएनजीसी में ब्रेकआउट है, आईओसी अच्छा लग रहा है, इन स्टॉक्स में खरीदारी का रुझान बना के ट्रेड करें। ओके, तो फिलहाल अभी इस स्पेस को अवॉइड करना है और पीएसयू स्पेस पर थोड़ा फोकस करने की सलाह आ रही है। लेकिन एमएनएम, एक बार इस पे भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर दिन के निचले स्तर पर हो रहा है कारोबार। हिमांशु जी, एमएनएम कोई फ्रेश शॉर्ट्स आप देख रहे हैं या इसे अवॉइड करेंगे? नेहा, देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मुझे नहीं लगता कि फिलहाल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। एक लगातार आउट परफॉर्मर रहा है, बाजार को सिग्निफिकेंट मार्जिन से ऑटो पीयर्स को आउट परफॉर्म करता है और मुझे लगता है गिरावट पर यहाँ पर खरीदारी ही करके चला जा सकता है। मेरा मानना है कि 1320-1310 रुपए के आसपास अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, तो अगर थोड़ी 1-2% की और गिरावट मिलती है तो नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चलने की सलाह देगी। ऑलराइट, इसके अलावा शिपिंग सेक्टर पे जरा फोकस कर लेते हैं। हमने काफी समय से इसे बाजिंग देखा था और इंटरेस्टिंगली आज हम देख रहे हैं मामला यहाँ पर कुछ बटा हुआ है। जी शिपिंग, गुजरात पीपावाव, ये आज भी स्ट्रेंथ होल्ड करके चल रहे हैं। ड्रेजिंग कॉप, इसमें भी 1% तक की स्ट्रेंथ नजर आ रही है। सुमित जी, शिपिंग सेक्टर, जी शिपिंग, गुजरात पीपावाव, इस समय कोई राय बन रही है? नया देखिए, जी शिपिंग के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक के अंदर बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। 3 से 4 दिनों के हायर लेवल पे स्टॉक अभी आ चुका है, तो स्टॉक के अंदर ये बाउंस बैक कंटिन्यू रह सकता है और 600 से 610 रुपए तक के लेवल जी शिपिंग के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें। कोई भी डिप मिलता है 10 रुपए का तो फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि 575 के पास का बनेगा। 575 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर में टारगेट 600 से 610 रुपए तक के जी शिपिंग में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, आईटी स्पेस पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि आज जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में, खासतौर से नैस्डैक में हमने गिरावट आते हुए देखी, आईटी स्पेस है वो भी दबाव झेलता हुआ नजर आया है। इसी श्रेणी में फर्स्ट सोर्स इस समय 2.5% की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। थोड़ा सा लोअर लेवल से कुछ संभलता हुआ नजर आया है, लेकिन लाल निशान में अधिकतर स्टॉक्स यहाँ पर रंगे हुए हैं। फर्स्ट सोर्स, सुमित जी, आपकी कोई सलाह होगी इस समय इस पर? नया देखिए, आईटी सेक्टर के सभी स्टॉक्स के अंदर एक दो दिन ऊपर फिर वापस से नीचे, ऐसे करके ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और अभी वापस से कल एक अच्छी तेजी के बाद आईटी स्टॉक्स में वापस से दबाव देखने को मिल रहा है। तो जहां तक एफएसएल का सवाल है, एफएसएल के अंदर पिछले 3-4 दिनों की तेजी के बाद अब स्टॉक के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर जब तक ये 120 के नीचे रहेगा तब तक इसके अंदर थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। एफएसएल के अंदर नीचे में 115 रुपए से लेके 112 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है 120 और 121 रुपए का। ये लेवल ऊपर में टूटेंगे तभी इसके अंदर तेजी बनेगा, नहीं तो एक बार लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करना है। यहां से नीचे में 115, 112 ये लेवल देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए अब जरा फोकस नेस्ले पे करते हैं। नेस्ले में बाजार को किस बात का डर लग रहा है? आज हमने देखा हमारी स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट में भी शुमार रहा है और फॉरेन ब्रोकरेजेस ने भी इस पर किया है फोकस। पूरी डिटेल लेकर वरुण हमारे साथ अब शो में शामिल हो चुके हैं। वरुण, जरा बताइए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। फिलहाल 2% की गिरावट है स्टॉक में। तो नेहा देखिए, ये जितनी भी एमएनसीज कंपनी है ना, भले आप एचयूएल ले लीजिए, नेस्ले ले लीजिए, इनके साथ दिक्कत एक ही है और वो है रॉयल्टी पेमेंट। ये कंपनी कारोबार अच्छा करती है, प्रॉफिट्स अच्छा लेके आती है, सेल्स अच्छा करती है, लेकिन जब रॉयल्टी की बात उठती है तब इन कंपनीज की हालत ख़राब होती है। हमने एचयूएल के केस में देखा था और यही नेस्ले के केस में भी हुआ है। दरअसल कल जो रिजल्ट्स के बाद जो कॉन कॉल्स होती है, पीसी होती है, उसमें इनसे सवाल पूछा गया था रॉयल्टी के ऊपर, क्योंकि 2024 में माना जा रहा है कि इस कंपनी की जो रॉयल्टी है वो फिर से रिवाइज होने वाली है। फिलहाल 4.5% के आसपास की रॉयल्टी भरते हैं। तो इस पर जब पूछा गया सवाल तो मैनेजमेंट ने कहा कि हम रॉयल्टी इसके लिए अपनी पेरेंट कंपनी को देते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें काफ़ी टेक्नोलॉजी मिलती है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का R&D पे खर्चा वो करते हैं और उसका फ़ायदा हमें मिलता है। करीब 2000 के आसपास के प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेस्ले पूरे दुनिया में बेचता है और वो हमें भी बेचने का मौका मिलता है।
इसके लिए हम उनको रॉयल्टी पेमेंट देते हैं। और इसका बाजार में ये संकेत निकाला गया कि आने वाले दिनों में यानी कि 2024 में नेस्ले की तरफ से जो रॉयल्टी पेमेंट है वो बढ़ सकती है। हाल ही में आपने देखा था कि एचयूएल की जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने भी रॉयल्टी पेमेंट जो एचयूएल की तरफ से उसको बढ़ा दिया था, 3.5-4% के आसपास कर दिया था। और अब ये माना जा रहा है कि नेस्ले की तरफ से भी रॉयल्टी पेमेंट जो है वो अगले साल से बढ़ सकते हैं। ये बाजार ने संकेत लिए और इसके बाद स्टॉक की धुलाई हो गई। नतीजे अच्छे थे, ब्रोकरेज हाउस ने अपग्रेड भी किया, लेकिन कोई असर नहीं। एक चीज सब पे भारी पड़ी, खतरा है वो, खतरा। जब होगा तब 2024 अगले साल। तब अभी खतरे में इतना गिर रहे हो, हाँ, जब बढ़ जाएगी तब क्या करोगे? अनिल जी तो बात के लिए भी छोड़ो वरुण जी। देखो अनिल जी, आज गिर गया, हाँ। कल से लोग भूल जाएंगे, साल भर बाद जब एक्चुअल आएगा फिर गिर जाएगा। और क्या, बड़ा सिंपल क्लैरिफिकेशन। वाह, कैसे कर लेते हैं आप, बड़ी मुश्किल से। तो चलिए, ये है वरुण जी की तरफ से गिरने की वजह नेस्ले की। 19,000 पर आ चुका है नेस्ले, 500-600 पॉइंट नीचे है। जरा पूछा जाए बंसल जी से, बंसल जी नेस्ले खरीदने का मन होता है आपका? नहीं अनिल जी, अपनी तो अनिल जी रेंज के बाहर वाली चीज है। स्टॉक तो बढ़िया अनिल जी, ब्लू चिप स्टॉक है। ये भी वही वाला है जो आज सुबह कुणाल जी ने बोला था ना, वो मल्टी जनरेशन वो कुछ करके बोला था, वो और उस टाइप का स्टॉक है। बट नेस्ले से अनिल जी अच्छा, अनिल जी मुझे वरुण का जवाब लगा जब आपने पूछा कि कैसे कर लेते हैं। अमूमन आपको सुन के सब लोग ऐसे बोलते हैं बड़े आराम से, बट वरुण ने बड़ी समझदारी से, बड़ी विवेक से काम करा लिया और आंसर दिया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बोलते बड़ी आसानी से, तो आप बहुत सारे काम दे देते कि भैया आसानी से निपटाओ। नहीं, बहुत सारे काम दे रखे, इसलिए उसने बड़ी मुश्किल से बोला। ये जो काम दिए उसी का परिणाम है कि वो बड़े आराम से बोल ना पाए। चलिए, तो ये है आपके लिए नेस्ले पर राय। लेकिन वाकई में ये रॉयल्टी की चिंताएं इतनी बड़ी है क्या शरद जी? क्या व्यू है आपका? मुझे लगता है, देखिए, अगर उनके एमएनसी के स्टैंड पॉइंट से आप समझने की कोशिश करें तो एक ग्रोइंग मार्केट है इंडिया उनके लिए। और चूंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट का जो बैक एंड सेटअप है R&D वाला वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से रॉयल्टी लेना उनका बनता है। और मुझे लगता है जो मेन ट्रिगर है आज के दिन में बाजार में जो ऑपरेट कर रहा है वो है कि वो बाई एट एनी प्राइस वाली थ्योरी शायद थोड़ी सी डगमगा गई है। और नेस्ले को भी आप अगर देखें तो वैल्यूएशन वाइज शायद काफ़ी एक्सपेंसिव टेरिटरी में है। हिस्टोरिकली जो मल्टीपल्स इनको मिलते थे उसके भी कंपैरिजन में एक्सपेंसिव टेरिटरी में है। तो इसलिए भी हो सकता है मुझे कि ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नॉर्मली अगर सिर्फ अर्निंग्स नॉर्मलाइज मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं 50-60, जो फिर भी एक्सॉर्बिटेंट ही हैं, बट अभी लगभग 86 टाइम पे चल रहा है। और फॉरवर्ड अर्निंग ग्रोथ्स में भी बहुत आप ज़्यादा उम्मीद कुछ कर नहीं रहे। 524 में लगभग 15%, 350 के आसपास की अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज जो डिस्कम्फर्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है अभी भी। 65 तो 1,000-1,500 रुपए की तो और मिनिमल करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है कम से कम। पूरी तरह से नंबर्स और वैल्यूएशंस के लिहाज से आपको क्लियर कट राय दी है शरद जी ने नेस्ले के ऊपर। आइए बढ़ते आगे, शॉर्ट टर्म फिक्स लेने का वक्त है। मुलाकात की जाए सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह। जी सर बताएं। दीपांशु आज छुट्टी पे है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद और गुड आफ्टरनून को पहुंचा दूंगा। सुबह से शो देखा नहीं, चैनल देखा नहीं सर? नहीं अनिल जी, नहीं देखा, बिल्कुल जरूर देखा। नेहा की सुबह, बट अनिल जी आपको पता ही है मैं बाहर हूँ, एक्चुअली ऑफिस में नहीं हूँ, मतलब बॉम्बे से बाहर हूँ और वहाँ से शो कर रहा हूँ, तो फुल टाइम नहीं देख रहा हूँ। हाँ। तो अभी जस्ट कोई चीज में बिजी था, जो जस्ट ये आपके अपने कॉल देने के लिए जस्ट जुड़ा हूँ, तो मैं भी फोन पे हूँ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने गलती हो गई थी। चलो, बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू विकास सेठी जी। जी सेठी साहब बताएं सर, पहला शेयर। बाकी अनिल जी गुड आफ्टरनून। नेहा जी को भी गुड आफ्टरनून। जी सर। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है एक सीमेंट स्टॉक है। आज स्टार सीमेंट में खरीदारी करने की सलाह। 111 के लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये आज वैसे भी सीमेंट सेक्टर फोकस में है और ये नॉर्थ ईस्ट बेस्ड एक सीमेंट कंपनी है जिसका जो मेन प्लांट है वो मेघालय में है। और मेघालय में भी चूंकि मैं उसी रीजन से आता हूँ, तो जैंतिया हिल्स में है इनका, जो कि लाइमस्टोन के लिए एक बहुत ही मतलब अच्छी जगह है, जहाँ पे बहुत ही रिच और एबंडेंट लाइमस्टोन मिलता है। तो उस वजह से इन कंपनी के जो मार्जिन है वो भी विद इन द इंडस्ट्री अच्छे हैं।
बाकी 7 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो इनका मार्केट है, तो वहाँ पे कैटर करती है कंपनी। फिर बिहार और वेस्ट बंगाल में भी है, और इन्होंने हाल ही में मतलब 6 महीने साल भर पहले सिलीगुड़ी करके वेस्ट बंगाल में जगह है बागडोगरा के पास, वहाँ पे 2 मिलियन टन की नई कैपेसिटी क्रिएट करी है। और हम देख रहे हैं सीमेंट कंपनीज के जो एक तो सीमेंट की डिमांड अच्छी है और सीमेंट के प्राइजेस भी बढ़ाए हैं कंपनियों ने। और इस कंपनी का दिसंबर तिमाही के नतीजे भी बहुत ही दमदार थे। 52 करोड़ का पैट आया, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 43 करोड़ का पैट था। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो सितंबर तिमाही के 31 करोड़ के सामने 52 करोड़ का पैट था। वैल्यूएशन के लिहाज से 18 के मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता है, सॉलिड फंडामेंटल्स है, एक जीरो डेट कंपनी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदना चाहिए। 120 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 105 का स्टॉप लॉस रखना। 105 के स्टॉप लॉस के साथ स्टार सीमेंट में करनी है आपको खरीदारी। ये है राय सेठी साहब की तरफ से आपके लिए आती हुई। टारगेट आपके सामने 120 के। सेठी साहब बताएं सर दूसरा स्टॉक। अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है वो पावर रिलेटेड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है SW सोलार, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। SW सोलार के नाम से ट्रेड होता है। 298 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी एक लीडिंग सोलार EPC प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनी है, एक ग्लोबल प्लेयर है जिसके 24 से ज्यादा देशों में काम करती है और पूरा टर्नकी प्रोजेक्ट इसके सोलार सेक्टर में करती है। और आज तक इस कंपनी ने 11 गीगावाट से ज्यादा के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं। और बाकी हम देख रहे हैं जिस तरीके से इंडिया में भी सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, बजट पे भी इम्पेटस था। और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी पूरी दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी सभी कंट्रीज लगी हुई है। और जिस तरह से पावर की क्राइसिस हमने यूरोप में देखी हाल ही में, तो उसके बाद से रिन्यूएबल एनर्जी का और ज्यादा महत्व बढ़ गया। तो मुझे लगता है ये कंपनी अच्छा करेगी। वैसे रिलायंस ग्रुप की आजकल कंपनी है, 40% हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करती है, जो उन्होंने 375 के लेवल पे खरीदी हुई है। आज स्टॉक 298-300 के आसपास ये ट्रेड करता है। बाकी 20% हिस्सेदारी कपूर जी पैनल जी की है। हालांकि करंट जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो मैच नहीं होता, बट फ्यूचर ब्राइट लगता है। मुझे लगता है जिस तरह के रिलायंस के भी प्लान है रिन्यूएबल एनर्जी के कारोबार में, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स की बातें करी है, उसमें सोलर रिलेटेड प्रोजेक्ट में भी करीबन 60-70 हजार करोड़ खर्चा करने वाले हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करना चाहिए। इस पे यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 315 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है और 290 का स्टॉप लॉस रखना है। वेरी वेल। तो 2 शॉर्ट टर्म पिक्स सेठी सर की तरफ से आती हुई, एक स्टार सीमेंट 105 के स्टॉप लॉस के साथ 120 का टारगेट, एंड इवेंचुअली स्टर्लिंग एंड विल्सन यहाँ पर 315 का सर ने छोटी अवधि का टारगेट दिया है और इस स्ट्रैटेजी में 290 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। लेकिन आइए, वक्त हो गया है अनिल सर की 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी का। सर, मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि इस समय डाउ का क्या हाल है। तो फिलहाल 190 अंकों की कमजोरी यहाँ पर दिख रही है, 33,550 के पास है। और नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय 116-117 अंक नीचे है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो आगे आधे से 1.25% तक की कमजोरी यहाँ पर नजर आ रही है। और कच्चे तेल पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी अच्छी खबर जरूर है। ऑलमोस्ट 2% की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है, $84 के नीचे ब्रेंट आ गया है। करेंसी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। डॉलर इंडेक्स नॉट सो गुड न्यूज, 104 के पार है, ऑलमोस्ट 6 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है। लेकिन रुपया कहीं जा नहीं रहा है, बिल्कुल दायरे में। सरप्राइजिंगली इतनी कमजोरी नहीं है, खुला कमजोर था लेकिन एक दायरे में घूम रहा है। ओके, सो बेसिकली यहाँ मेरे पास बहुत अच्छी खबर तो है नहीं आपके लिए, क्योंकि 18,000 के नीचे जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो अच्छे संकेत नहीं है। मजे की बात क्या है, 18,000 के पुट पर और 18,000 के कॉल पर, दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है मंथली सीरीज का। 18,000 के पुट पर 85 लाख शेयर हैं और कॉल्स पर 1,82,00,000 शेयर। 85 लाख शेयर आज ही कॉल्स में ऐड हुए हैं, यानी कि जितने पुट राइटर खड़े हैं उनके सामने सामने कॉल राइटर और खड़े हो गए। यानी कि आपके लिए क्लियर कट संकेत ये कि आप 18,000 के ऊपर आज बंद नहीं हो पाएंगे। तो 2 दिन तक 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद अगर आज आप 18,000 के नीचे ही बंद होंगे, ये संकेत साफ आता दिख रहा है। और अब ये संकेत कहाँ बंद हो सकते हैं, 17,900 होल्ड कर लें तो अच्छी बात है, लग तो रहा है होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 17,900 के पुट पर 56 लाख शेयर हैं, कॉल्स में ऑलरेडी 62 लाख शेयर जुड़ चुके हैं, तो 17,900 पर भी कॉल राइटिंग होती दिख रही है। तो अब आपको 3 बजे तक 17,900 के नीचे नहीं जाना है। 3 बजे तक 17,900 के नीचे जाकर टिके तो फिर 17,850 और 17,800 तक का रास्ता खुल जाता है। और अगर इसे होल्ड कर लिया तो 17,900, 925 के आसपास आइडियली फिर आज की क्लोजिंग होनी चाहिए। ये आपके लिए डेटा बता रहे हैं। 18,000 के ऊपर नहीं होगी, 17,900, 925 के आसपास की संभावना ज़्यादा है। और अगर 3 बजे के पहले तोड़ दिया तो 17,800 से 17,850 के बीच में कहीं भी जाकर बंद होंगे। ये निफ्टी के डेटा आपको बता रहे हैं। हल्के हुए
पुट कॉल रेशियो 0.87 पर है, 1.04 पर, लेकिन जितना मैं चाहता था उतना हल्का अभी भी नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही कम हो गया हो, वैसा नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हो चुका है। 0.56 का पुट कॉल रेशियो डेफिनेटली ओवरसोल्ड है, और इस पुट कॉल रेशियो के लिहाज से ऐसा लगता है कि 41,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश बैंक निफ्टी करेगा क्लोजिंग बेसिस पर। क्यों करेगा वो बता दूं। 41,000 के पुट पर 34 लाख शेयर हैं और कॉल्स पर 30 लाख शेयर हैं, लगभग बराबरी का मामला है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि अब आप 41,000 के नीचे बंद नहीं होंगे। 3 बजे तक इसको होल्ड करना चाहिए, लेकिन फिर भी ना तो कभी बोलने का नहीं, अगर हो गए तो, अगर हो गए तो फिर 41,650, 40,650, 40,800 की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। डाउ फ्यूचर्स थोड़े से सुधरे तो नहीं कहूँगा, गिरना बंद किए हैं, 250 पॉइंट अभी भी नीचे। ऐसे में अगर डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी रिकवरी आती है 75-100 पॉइंट की, तो बैंक निफ्टी आपका 41,300 के आसपास क्लोज होने की कोशिश कर सकता है, और 41,300 भी क्लोज हो तो ज़्यादा बुरा नहीं है। तो 41,000 के नीचे बहुत ख़राब, 41,300 ज़्यादा बुरा नहीं, 41,500 हो जाए तो कहने ही क्या, जो कि लगता नहीं है। ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर लेवल्स है, क्योंकि ऊपर बैंक निफ्टी में दबाकर कॉल राइटिंग हुई है 41,300 से लेके 41,500 की रेंज में। तो अगर रिकवरी में 41,300 से 41,500 की रेंज आती है तो वहाँ पर आपको अपनी पोजीशंस कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और 41,000 के नीचे नहीं बंद होंगे इसकी संभावना बन रही। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा आपके लिए। ओके, चलिए, तो अगले आधे घंटे तक नहीं, अगले 20 मिनट तक हम वॉच करने वाले हैं 17,900 ऑन निफ्टी और 41,000 ऑफ कोर्स ऑन बैंक निफ्टी। ये नहीं टूटना चाहिए, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट। उम्मीद करते हैं कि हमें और नीचे के लेवल्स यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ बजिंग एरियाज पर फोकस कर लेते हैं। आज हम देख रहे हैं पीएससीज हैं कुछ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पेशली ओएमसीज आज हम देख रहे हैं हरे निशान में हो रहा है कारोबार। इन्हीं में से एक है बीपीसीएल, 0.2% की स्ट्रेंथ यहाँ दिख रही है, और एचपीसीएल में भी मजबूती के साथ ही यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हिमांशु, इन दोनों स्टॉक्स में अभी कोई रणनीति अपनाई जा सकती है? नेहा, देखिए, काफी समय से ये दोनों ही स्टॉक से काफी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं, और बेसिकली अगर मैं सीधी सी भाषा में बोलूं तो ट्रेडर फेवरेट फिलहाल ये दोनों ही स्टॉक नहीं है, क्योंकि ना अपसाइड में इनमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ना नीचे में आते हैं तो ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तो एक ब्रॉडर रेंज है। अगर मैं हिंद पेट्रो की बात करता हूं तो करंट लेवल 235 रुपए के आसपास के हैं, और हमने देखा कि 240-245 तक आकर इसकी रैली फिजल आउट हो जाती है। लोअर एंड पर 200 रुपए पर एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। सिमिलरली बीपीसीएल की अगर मैं बात करता हूं तो फिलहाल पोजिशनल परस्पेक्टिव से 320 रुपए का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जिनके पास तेजी की पोजीशन है होल्ड करके चले, लेकिन 320 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो थोड़ा सा जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है वो वीक होता हुआ नजर आ सकता है। और जहां तक फ्रेश तेजी का सवाल है नेहा, तो मुझे लगता है कि 338 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है आने वाले दिनों में, तब यहाँ पर मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ नजर आ सकता है, और स्टॉक 350-360 की तरफ निकलता हुआ देखने को मिल सकता है। ओके, बीपीसीएल में वो राय आती हुई, लेकिन एक चेक जीआईसी में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ पिटाई होने के बाद अब थोड़ी रिकवरी चार्ट्स पे नजर आ रही है। सुमित जी, जीआईसी, इस पे कोई रणनीति अपनाई जा सकती है इस समय? देखिए, स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। एक बार वेट करें फ्रेश खरीदारी के लिए। मार्केट्स के अंदर भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर भी दबाव आएगा। और ये स्टॉक के अंदर वैसे भी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव ही देखने को मिला है। अभी स्टॉक का जो इमीडिएट नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है वो 142-145 के पास है, 142-145 के पास है। 142-145 का लेवल टूटता है तब स्टॉक के अंदर फिर और गिरावट आएगी, और फिर नीचे में 130 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश तेजी स्टॉक में ऊपर में 155-160 के ऊपर ही होगी, तो 155-160 का लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद ही इसमें फ्रेश बाय करना है, नहीं तो एक डिप का वेट करें। चलिए, अब वक्त हुआ है एक और बिगुल का। राकेश कुणाल, चार्ट कॉर्नर। बताइए सर। नया हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है जीएमआर इंफ्रा। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। कल के सत्र में इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला था, आज भी लेवल्स को सस्टेन कर रहा है। आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। कल एक ब्रेकआउट हुआ था, तो जीएमआर इंफ्रा पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एक ब्रेकआउट नेहा 39 के ऊपर स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है, तो 39 पर ही स्टॉप लॉस रखकर जीएमआर इंफ्रा पर हमारी खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 40 रुपये 50 पैसे का, दूसरा टारगेट 41 रुपये 25 पैसे का। तो 41.25 के लक्ष्य के लिए जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा में खरीदारी की राय। जीएमआर इंफ्रा ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय।
कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। यहाँ पर चार्ट पर थोड़ी मजबूती के संकेत आने की तैयारी में है। खरीद कर चले, ये राय आपके लिए। आइए बढ़ते आगे। 2:45 का समय वक्त है वसीम साहब से मुलाकात करने का। वसीम साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सर 18,000 के नीचे आज वीकली क्लोजिंग की तैयारी होती दिख रही है और बैंक निफ्टी मुश्किल से 41,000 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगले हफ्ते के लिए आउटलुक भी बताएं सर, और साथ ही अपनी तरफ से जो भी आपके अपडेट्स हैं वो भी। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। 18,200 पे ही होगी एक्सपायरी और 42,000 पे बैंक निफ्टी। अब आपके आईटी शेयरों में आई थिंक जो अनप्रेसिडेंटेड बाइंग आई है और वो देख ही सकते हैं आप। I think there will be profit there. This is the time to book profit in second line IT and get into banks. Banks are the best proxy. Liability franchise अच्छा कर रही है और क्रेडिट ग्रोथ सबसे अच्छी है। L&T, Cummins, Siemens न्यू हाइज मार रहे हैं। अपडेट दे दूं, GMR आपको 37-38 वाला 40.5 कल बिक गया। IOC और HPCL कल आपको दिया था। IOC और HPCL दोनों गेनर है। उसके अलावा जी और L&T देखिए मेरा स्टार क्या चला है। अनिल जी समय की बात है, ये 3 दिन में आपको वापस मिल जाएगा और बैंक्स में तो इग्नोर ही मत कीजिए। सुबह की कॉल थी इंडसइंड बैंक, इंडसइंड ट्रेड्स एट 1.5 टाइम। आपको ये भी बोल दूं कि हिंदुजा हैव गॉट एन RBI अप्रूवल फॉर ओपन टू इंक्रीज देयर स्टेक। They have a huge interest in shipping companies where in the Baltic Freight Index is doing well. तो इंडसइंड इज अ नो ब्रेनर। ये 1115-16 में जो आपको सुबह भी कहा था। उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा फेवरेट है, मैंने आपको कहा है 185 का टारगेट। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, एक इंडेक्स है और 2 स्टॉक्स है। आप कहें तो मैं शुरू करूं। ओके, एक इंडेक्स 2 स्टॉक्स बताएं सर। अनिल जी 41,050 का भाव है बैंक निफ्टी का, वो लीजिए। 40,720, 300 पॉइंट का नंबर आपके पास स्टॉप लॉस है वॉलेटिलिटी के लिए। 41,800 का आपको मंगल या बुधवार को या एक्सपायरी वाले दिन जरूर मिल जाएगा। 800 पॉइंट की अपसाइड है, 300 पॉइंट का डाउन साइड। दूसरा लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.5-1.6 टाइम, जो सबसे बड़ा बैंक है। हाउ कैन इट ट्रेड देयर? सारा अडानी वगैरह हो गया और वीकेंड पे शायद अडानी के लिए जो उसका बॉन्ड्स है वो भी न्यूज आ जाएगी। ये 530 रुपए में यू विल ओनली मेक मनी। 515 का स्टॉप लॉस, 575 का टारगेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फेडरल बैंक, द बेस्ट मिड कैप बैंक विच हैज कम आउट विद रिजल्ट्स आफ्टर IDFC फेडरल। 27, 27.5, 27 में लीजिए। 124 का स्टॉप लॉस, 135 का पहला और 138 का टारगेट। बैंक्स विल लीड द मार्केट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, यू वॉच। 3 स्टॉक है, 3 नहीं 2 ही स्टॉक है और एक इंडेक्स है बैंक निफ्टी। ये है राय आपके लिए खरीदारी करने की आती हुई। 41,050, 41,090 के आसपास ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स। ये फ्यूचर खरीदना इसी महीने का। 40,720 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 41,800 का होगा आपका टारगेट। SBI खरीदिए 515 के स्टॉप लॉस के साथ, 575 का टारगेट। और फेडरल बैंक में 124.50 के स्टॉप लॉस के साथ करनी है खरीदारी। 135 और 138 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करते दिख रहे हैं ये आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और सुमित जी तैयार है बिगुल की फरमाइश करते हुए। सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी फरमाएं सर। अनिल जी सेल कॉल रडार पे आया। स्टॉक का भाव चल रहा है 107 रुपए, 106 रुपए 80 पैसे। स्टॉक का नाम है हिंद कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर के अंदर यहां से बिकवाली देखने को मिल रहा है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और वैसे भी स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव भी देखने को मिला है। हिंद कॉपर के अंदर यहां पे बिकवाली करें। छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर में 110 रुपए का लगाए। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से 5 से 8 रुपए का फॉल नीचे में देखने को मिल सकता है। यानी जो 7 फरवरी को जो लो लगे थे 103 रुपए 25 पैसे के, वो ब्रेक होने चाहिए। तो पहला टारगेट बनेगा हिंद कॉपर का 103 रुपए का। दूसरा टारगेट बनेगा 100 रुपए का। हिंद कॉपर में बिकवाली करें, 110 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। 103 रुपए से लेके 100 रुपए तक के लेवल 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा हिंद कॉपर में। डेशन एक बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। बताइए हिमांशु जी। नेहा देखिए, मेरे भी रडार पर एक सेल स्टॉक है और कमोडिटी लिंक्ड ही स्टॉक है। स्टॉक है हिंडाल्को, जिसका फ्यूचर बेचकर चलना है।
429, 429.50 के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पर बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। 434 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और लोअर साइड पर 420, 421 रुपए का पहला टारगेट और 415 रुपए तक का दूसरा टारगेट आता हुआ नजर आ सकता है। अब इसको बिकवाली करने का लॉजिक नेहा बिल्कुल सिंपल है। हिंडाल्को के लास्ट वीक नंबर्स आते हुए नजर आए थे और उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 430 रुपए के आसपास से मैनेजमेंट की गाइडेंस के बाद स्टॉक ने उस सपोर्ट को डिफेंड किया था, लेकिन उस रिकवरी के बाद भी कभी भी मटेरियल कोई रैली बनती हुई नजर नहीं आई और वापस से ये स्टॉक आज वीकली बेसिस पर उस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देने की तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स में जिस तरह का उछाल देखने को मिला है कमोडिटीज के लिए, मेटल्स के लिए, वैसे भी वो नेगेटिव है। तो मुझे लगता है कि हिंडाल्को की जो एक करेक्शन है वो 420, 415 की तरफ इस स्टॉक को ले जा सकती है, इसलिए यहाँ पर बिकवाली करके चलने की सलाह है। ओके, ये है हिंडाल्को में बिकवाली करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई। 434 स्टॉप लॉस का लेवल है, 421, 415 दो टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। आइए बढ़ते आगे। बाजार में पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में जो बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा करेक्शन भी हुआ, 17,350 के तक लेवल तक हम पहुँचे भी निफ्टी में बजट के दिन। ये जो कुछ हो रहा है सुस्ती और करेक्शन का माहौल, उसमें म्यूचुअल फंड बड़ा समझदारी से फ़ायदा उठा रहे हैं। जनवरी में एसआईपी बढ़कर भी आई है। पूरा निवेश किस तरह का रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए, बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग डेटा क्या है आपके पास? सर, सबसे पहली बात तो यही है कि बाजार की उतार चढ़ाव से जो रिटेल निवेशक है बिल्कुल डर नहीं रहे, ना डर रहे, बिल्कुल भी नहीं डर रहे। अच्छा। एसआईपी के अकाउंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं देश भर में। आपको बता दूं कि करीब 6.2 करोड़ जो है फिलहाल आपके पास एक्टिव एसआईपी अकाउंट्स है, लेकिन पिछले 3 महीने का आंकड़ा आप देखें, काफ़ी बढ़िया एडिशन यहाँ पर देखने को मिला है। 20 लाख से ज़्यादा जो है नए एसआईपी खाते जो है वो जोड़े गए। लेकिन जो डेटा सबसे इंटरेस्टिंग वो है कि एसआईपी इनफ्लो जो हर महीने आ रहा है वो तगड़ा है, वो बाजार को देखिए काफ़ी सपोर्ट भी देता है, क्योंकि ये मल्टी मंथ हाई पे चल रहा है। आप देखिए जुलाई 2022 में करीब 12,140 करोड़ की जो है एसआईपी हर महीने आ रही थी। अब आंकड़ा अगर आप जनवरी 2023 का देखें तो 13,856, जो कि काफ़ी मंथ के हाई पर है। यहाँ पर लगातार आपको जो एसआईपी इनफ्लोज है बढ़त देखने को मिल रही है। 6 करोड़ के आसपास टोटल एसआईपी अकाउंट्स हो गए हैं, 20 लाख एडिशन हुआ है। लेकिन खास बात ये कि फिलहाल भी अगर आप देखें तो एवरेज टिकट साइज थोड़ा सा कम है, हो सकता है कि आगे जाकर ये भी बढ़ता हुआ नजर आए। 2,229 रुपये ये आ रहा है एसआईपी का जो है पर मंथ का ऑन एन एवरेज, सभी एसआईपीस को अगर आप जोड़कर देखें। लेकिन लोग अभी भी सर डेट फंड्स को ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं, इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। इतनी जितनी भी एसआईपी हो रही हैं इनमें से 90% जो है एसआईपी अकाउंट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी लिंक के जो है इन्हीं में है, बाकी डेट फंड में सिर्फ 10% के आसपास है। ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, एयूएम में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और सबसे बढ़िया बात यह कि रिटेल निवेशक जो है बिल्कुल भयभीत नहीं हो रहे हैं। बाजार में उतार चढ़ाव आ रहा है लेकिन एसआईपी बरकरार है। तो एवरेज एसआईपी की प्राइस 2200 रुपये, 2,229। ओके, और 13,800 की एसआईपी आ रही महीने महीने, हाईएस्ट एवर है। हाईएस्ट एवर है, 13,856 करोड़ की। ओके, और हर महीने 2% के आसपास की ग्रोथ हो रही है बेसिकली, है ना? साल दर साल में 24 के बजाय 26% के आसपास की हुई। 2200 रुपए की एसआईपी ऑन एन एवरेज, इसका मतलब वाकई में रिटेल इन्वेस्टर डिसिप्लिन होकर पैसे लगा रहा है। सर, आपको लग रहा है आंकड़ा बढ़ेगा अब यहाँ से? 100%। मैं तो वही बता रहा था, मैं तो जाके आया ना वीकेंड पे। अभी वीकेंड पे क्या, सॉरी वीकडेज। हाँ, समझ में आता है लोग। और अच्छी बात ये है आजकल, पहले क्या होता था, पहले जब कॉन्फ्रेंस करते थे ना तो 80% टाइम सब सवाल है ना स्टॉक्स पे, ये ले लिया, वो ले लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नया हमने बेंगलोर में शो किया था, नया पूछे एक भी स्टॉक एसआईपी, एसेट एलोकेशन, म्यूचुअल फंड्स, डेट इक्विटी किस तरह से बैलेंस करें, मार्केट को कैसे अप्रोच करें, ज़्यादा अच्छा क्या तरीका है, ये सारी चीज़ों पे जो सवाल आते हैं वो मतलब वो इन्वेस्टमेंट वाली माइंडसेट बन रही है लोगों में। रैंडम क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल पिन पॉइंटेड क्वेश्चन थे कि कहाँ क्या कैसे, समझदारी वाले। मानना पड़ेगा। आइए जरा शरद जी से इस ट्रेंड पर राय ली जाए। शरद जी, एसआईपी का ऑन एन एवरेज टिकट साइज जो है 2229 रुपये पर महीने वाला है, तो जरा इस पर राय दें। 13,800 करोड़ की मंथली एसआईपी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, काफ़ी इनकरेजिंग ट्रेंड है। मेरे हिसाब से कोविड के टाइम भी जब करेक्शन आई, इस बार शायद पहली बार था इंडिया के हिस्ट्री में जब से म्यूचुअल फंड्स वगैरह एक्टिवली काम करने लगे कि एसआईपीज में कोई ड्रॉप आपको इतनी बड़ी करेक्शन में भी नहीं दिखाई दिया। मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड में हैं, वहाँ भी हमने बहुत ज़्यादा नर्व या नर्वसनेस नहीं देखी बेसिकली रिगार्डिंग कि भाई हमारा पैसा है डला हुआ है, लॉन्ग टर्म में है तो ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा गिर गया तो क्या करना है।
और जो कमिटमेंट है उसमें भी कोई ड्रॉप आया नहीं है। तो मुझे लगता है अगर प्री कोविड हम 4-5 हज़ार करोड़ की बात कर रहे थे, वहाँ से 13,000 करोड़ रुपए के मंथली इनफ्लोस काफ़ी डिसेंट है। और यही वजह है कि एफआईआई की सेलिंग के बावजूद हम लोग ज़्यादा करेक्ट नहीं हुए और एफआईआई को वापस आना पड़ा। तो डोमेस्टिक ये जो स्टोरी है, ये शायद मैं और आप नेहा वगैरह ये लोग तो अभी रिसेंट हैं, हम लोग तो पिछले 15-20 साल से सुन रहे हैं कि इंडियन रिटेलर आएगा और एफआईआई से ले जाएगा पूरा हिस्सा। तो मुझे लगता है वो स्टोरी अपने सामने अनफोल्ड होते हम देख रहे हैं, और आने वाले समय में भी ये बिल्कुल जैसा आपका मानना है कि काफ़ी तेज़ी से और आगे ही बढ़ना चाहिए, पीछे आने की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये है आपके लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी का रिकॉर्ड एसेट अंडर मैनेजमेंट का लेवल बढ़ता हुआ और 20 महीनों के उच्चतम स्तरों पर पहुंचता हुआ। वाह, गजब का एक्शन हो रहा है। बिल्कुल। कुछ बजिंग स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ ज्यादा ही जोरदार पिटाई हो रही है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और पूनावाला फिनकॉर्प दिन के निचले स्तर पर इस समय कर रहे हैं कारोबार। एक बार बंसल जी से इस पर एक व्यू ले लेते हैं। बंसल सर, आईबी हाउसिंग, इस पे क्या व्यू बन रहा है इस समय? नेहा, काफ़ी ख़राब चार्ट है और काफ़ी लोगों को निराश भी कराया है। टेक्निकली टोटली पैटर्न का फेलियर हुआ है और आज भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ देखने को मिल रहा है। और टेक्निकली नेहा, अगर आज यहाँ पर 112 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो अनदर लेग ऑफ डाउनसाइड खुलेगी। 112 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 104, 103 तक स्टॉक गिरने का पोटेंशियल रखता है। एक चेक पूनावाला फिनकॉर्प पर भी ले लेते हैं। राकेश जी, आप ही इस पर व्यू देना चाहेंगे सर? बिल्कुल नेहा, पूनावाला फिनकॉर्प को देखें तो इसने तो मार्केट को आउट परफॉर्म करा है, स्पेस को भी आउट परफॉर्म करा है। आज हल्का फुल्का नेहा स्टॉक नीचे है और मेरा ऐसा मानना है कि 305, 307 पे अगर ये स्टॉक मिलता है 305, 307 के अराउंड, तो मेरी राय में यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है। 325, 330 के टारगेट के लिए इसको गिरावट में खरीदे। ओके, एफएमसीजी स्पेस, वैसे तो हम देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली हाथ लग रही है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एफएमसीजी स्पेस में कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है। इमामी इनमें से एक है। यहाँ पर दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। और वरुण बेवरेजेस, इसमें भी हम देख रहे हैं आधे % की स्ट्रेंथ इस समय दिख रही है। ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे आया है लेकिन अभी भी हरे निशान में है। हिमांशु जी, इमामी एंड वरुण बेवरेजेस, क्या व्यू बन रहा है? नेहा, वरुण बेवरेजेस का चार्ट मुझे पसंद है। फिलहाल ऐसा चार्ट देखकर ऐसा समझ में आ रहा है कि स्टॉक ने 1240, 1250 के आसपास एक अच्छा बेस बनाया है और आने वाले समय में यहाँ से स्टॉक अपसाइड का मूव दिखा सकता है। पोजिशनल तौर पर मुझे लगता है कि स्टॉक में 1350, 1380 रुपए तक की मूव देखने को मिल सकती है और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है 1240 के स्टॉप लॉस के साथ। और जहां तक इमामी का सवाल है, तो नेहा, ये बहुत ज्यादा कोई अभी तक कुछ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नहीं देखने को मिली है इसमें पिछले कुछ, अगर मैं महीनों की बात करता हूं तो। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर 380 रुपए के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और बेस लेवल है। तो फिलहाल तेजी की पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है क्लोजिंग बेसिस 360 के स्टॉप लॉस के साथ, बट फ्रेश खरीदारी का भी यहाँ पर सलाह नहीं रहेगी। एक चेक आईआरबी इंफ्रा पर भी ले लेते हैं। दिन के निचले स्तर पर है, प्रेशर यहाँ पर भी नजर आ रहा है। वागले सर, आपको कोई व्यू बन रहा है आईआरबी इंफ्रा पे इस समय? वागले जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। नया बहुत ज्यादा साइडवेज है, इतना वीक भी नहीं है। मेरा मानना है अगर ये 280 ब्रेक होता है तो इसमें वीकनेस आएगी। अभी 288 है, 285, 286 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो टूटा तो फिर 280 और उसके नीचे एक बड़ा क्रैकडाउन आ सकता है जो मुझे दिख नहीं रहा है। तो साइडवेज बिटवीन काइंड ऑफ 280, 290 ये रेंज है। ओके, ये है आईआरबी इंफ्रा, आज 1% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बताते हैं। देश में वेयर हाउसिंग के किरायों में तेज उछाल आया है। वेयर हाउसिंग का मतलब जो गोदाम होते हैं ना, इसके अंदर सामान रखा जाता है, प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, माल रखा जाता है, और जो भी ये गोडाउन्स बनाते हैं, गोदाम बनाते हैं, वो इनको किराए पे देते हैं। जिसको सामान रखना है वो रखे, किराया दे। इनमें आया है तेज उछाल किराए में, जो किराया चार्ज करते हैं उसमें तेज उछाल है। अब पहले तो ये वजह समझिए कि इस किराए में तेज उछाल की वजह क्या है, और दूसरा फिर इनके चलते किन किन शेयरों पे आपको रखनी है नज़र। वरुण हमारे साथ है पूरी डिटेल्स लेकर। वरुण बताइए। डेफिनेटली गोडाउन्स की बड़ी डिमांड बढ़ गई है, बहुत डिमांड बढ़ रही है अनिल जी। और वेयर हाउसिंग खासकर, वैसे भी हमने देखा था पिछले कुछ समय में वेयर हाउसिंग पे कंपनीज काफ़ी फोकस कर रही थी आफ्टर कोविड।
और वो अब दिख रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। और डिमांड आ कहाँ से रही है, तो आपके जो ई कॉमर्स प्लेयर्स है, खासकर वहाँ से जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक बढ़ी, और हमने देखा है कि देश में किस तरह से ई कॉमर्स बढ़ा है। अब हम लगातार बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हो गया, PLI स्कीम हो गई, इसका इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आपको वेयर हाउसिंग पे देखने मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग जो बढ़ी है उसके चलते वेयर हाउसिंग की डिमांड जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ ये नहीं, काफ़ी हद तक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में बढ़ी है, तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जो है वहाँ से भी मांग जो है वो काफ़ी बेहतर आते हुए दिखाई दे रही है। और खासकर अगर आप देखेंगे तो मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली NCR ये और इसके आजू बाजू के जो एरियाज़ है वहाँ पे वेयर हाउसिंग की डिमांड जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ी है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि अर्बन कंजम्पशन जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, इसके चलते भी वेयर हाउसिंग की जो डिमांड है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। इनफैक्ट एशिया पैसिफिक जो है वो अब लॉजिस्टिक्स मार्केट्स के लिस्ट में 10 सबसे बड़े मार्केट्स में शामिल हो चुका है। ई कॉमर्स, ग्रोसरी ये जो है ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, और खासकर जैसे कि मैंने कहा मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली में ये सबसे ज़्यादा बढ़ी है। आप देखिए एशिया पैसिफिक रीजन की अगर बात करें तो वहाँ पे लॉजिस्टिक्स बाजार के लिस्ट में मुंबई जो है वो अब 6th नंबर पे आ चुका है। 22 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के आसपास प्रति महीना जो है वो दाम चल रहा है, और एक साल में करीब 9.25% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो यहाँ देखने मिली है। मुंबई में 11 लाख स्क्वायर फीट के आसपास की अतिरिक्त वेयर हाउसिंग स्पेस जो है उसकी सप्लाई का यहाँ पे और अनुमान लगाया जा रहा है। बैंगलोर एशिया पैसिफिक में ये नंबर 8 पे है, 20 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के आसपास का रेट है, और एक साल में 6.5% के आसपास यहाँ बढ़ोतरी देखने मिली है। 5 लाख स्क्वायर फीट के आसपास की अतिरिक्त वेयर हाउसिंग स्पेस जो यहाँ आ सकती है। दिल्ली NCR 9 नंबर पे है एशिया पैसिफिक में, 19 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के आसपास का दाम है, और एक साल पहले अगर आप देखते तो इससे करीब 6% नीचे था, यानी कि एक साल में 6% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ देखने मिली, और यहाँ भी करीब 11 लाख स्क्वायर फीट के आसपास की अतिरिक्त वेयर हाउसिंग स्पेस का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि अभी तक तो वेयर हाउसिंग स्पेस में अच्छी ग्रोथ देखने मिली, जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पर इम्पैक्ट देखने मिला है। लेकिन जहाँ पे नज़र रखनी है सबसे पहले महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, क्योंकि वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट में ये है और सबसे ज़्यादा इनके पास ही स्पेस है, 1.91 करोड़ मिलियन स्क्वायर फीट। गति ये भी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउसिंग में है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स इनका भी है। इनफैक्ट आइकिया बैंगलोर में करीब 40% ई कॉम स्पेस जो है वो कहीं ना कहीं ये लोग लेंड करते हैं, और साथ ही साथ स्नोमैन लॉजिस्टिक्स भी है। 43 वेयर हाउसेस है इनके पास देश में 17 सिटीज़ में, जिसमें कोल्ड स्टोरेज भी शामिल है। तो ये वो कंपनियां हैं जहाँ पे आपको नज़र रखनी है, आने वाले दिनों में इनके अच्छे दिन पक्के आएंगे। तो जिनके पास लॉजिस्टिक फैसिलिटी है, वेयर हाउसेज है, गोडाउन से, उन कंपनियों के लिए अच्छा समय है। अच्छा है। और जो बना रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन अनिल जी वही है ना, जिसने बना के रख लिया वो डिमांड को कैटर करने को पूरी तरह से तैयार है। तो अब डिमांड आ ही रही है, पैसे आ रहे हैं, अब जो बना रहे हैं उनको थोड़ा वक्त उनको लग जाएगा, बट इनके तो बुक्स में ऑलरेडी आ ही जाएगा। और ये डिमांड कहाँ मतलब सभी शहरों में है? हाँ, बेसिकली अनिल जी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर ये जो स्टेट अर्बन एरियाज के आजू बाजू ज़्यादा डिमांड है। आजू बाजू? हाँ, अर्बन एरियाज की डिमांड है, उसके वजह से आजू बाजू। ये आजू बाजू क्या होता है? इर्द गिर्द। आप में से कौन कौन समझता है आजू बाजू? जरा एक बार पूछ लेते हैं हमारे, कहाँ है भाई आजू बाजू समझने वाले कौन कौन लोग हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी, हाँ अनिल जी देखिए, ये मुंबईया हिंदी अनिल जी मैंने कई बार फिल्मों में सुनी अनिल जी, बाजू और आजू। तो अनिल जी कई बार शुरू में अनिल जी समझ नहीं आता था, अब अच्छे से समझ आता है। अगल बगल को अनिल जी आजू बाजू कहा जाता है। हाँ, बाजू और आजू कभी नहीं होगा। मुंबई में एक और चीज होती है, बाजू हट। वो भी है, अपने साइड में हो जाए, सुनिए, बाजू हट जैसा वैसा है। शरद जी कुछ कह रहे थे। जी शरद जी। नहीं, मैं तो बस ये बोल रहा था कि हाँ मुझे पता है इसका मतलब। अच्छा, पता है ना? अब जिनको नहीं पता उनको भी पता चल गया कि आजू बाजू। और कोई अगर आजू बाजू बोले आपको तो समझ लेना कि वो मुंबई से आया है, या मुंबई या महाराष्ट्र से। जी सुमित जी बताएं। अनिल जी, बॉम्बे में सबसे बढ़िया वाला लोगों को पता होगा, क्योंकि बाजू बाजू करके लोग 1 किलोमीटर पैदल चला देते हैं। अच्छा, बॉम्बे में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप किसी को ऐसे, अब तो गूगल देव आ गए तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप किसी को पूछो, पता पूछो कि ये बिल्डिंग कहाँ है, तो बाकी देश के हिस्सों में कहीं जाके पूछोगे ना कि भाई साहब ज़रा ये हॉस्पिटल कहाँ है या ये स्कूल कहाँ है, तो बताएंगे यहाँ से जाओ, वहाँ ऐसा ऐसा है। और पास में होगा तो ये देखिए ये यहाँ यही है, ये दूसरी बिल्डिंग तीसरी। मुंबई में मालूम कैसे जवाब दिया? वो सामने क्या है? अरे भाई हमको पता होता तो पूछते रहे। या कभी ऐसा नहीं बताते ये सामने वाला है, वो सामने क्या है? वो काउंटर क्वेश्चन आता है। 100%। सुमित जी सही है कि नहीं?
एकदम एकदम सही है अनिल जी। यहाँ लोगों को पूछो ना तो बोलेंगे अरे बस बस उधर ही बाजू में है, चलिए जाते हैं तो बोलेंगे बस और थोड़ा बाजू में है। अनिल जी बहुत मतलब एक्सपीरियंस ऐसा है बॉम्बे में एड्रेस पूछने का कि आप मान नहीं सकते हैं। हाँ, वो बोल रहे बाजू में, मतलब आधा 1 किलोमीटर चल रहा तो बाजू ही होता है, तो बाजू ही है। तो आदमी चलता 200 मीटर के बाद फिर पूछता है और कितना, तो अगला वाले भी वही कहता बाजू में है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आपका ऑब्जर्वेशन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अनिल जी ये बताइए आपने आखिरी बार रास्ता पूछा कहाँ था अनिल जी? तो अनिल जी आजकल तो गूगल है अनिल जी, रास्ता तो पूछना पड़ता नहीं। देखो गूगल की जगह है, कई सारी चीजें ऐसे हैं ना जो गूगल से भी नहीं होती। हाँ, वो ऐसा ठीक है, टेक्नोलॉजी का अपना फायदा है, हर बार बार नहीं पूछना पड़ता। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी इससे रास्ता नहीं पूछा कभी। इसको पूछ के देखा आशीष? सर 2021 तक का ही डेटा है, पता नहीं वहाँ पे कहाँ नाकाबंदी है, कहाँ रोड। अच्छा बाय द वे, वो किसने देखा चैट जीपीटी का एक मैसेज बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि 15 फरवरी के बाद बड़ी भारी भरकम मंदी आने, किसने सवाल पूछा चैट जीपीटी पे कि मंदी कब से आने वाली है, क्यों? देखा नहीं, मेरे पास भी आया था किसी ने, घूमते फिर बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है वो मैसेज आजकल। वो किसी ने बताया कि 15 फरवरी के बाद बड़ी भारी मंदी आएगी। जरा आशीष करके देखिए सर, मैं चेक करता हूँ कि 15 बड़ी मंदी कब आएगी और क्यों आएगी। ये जरा चैट जीपीटी से पूछो, फिर अपन देखेंगे अगर ठीक ठाक बताए तो फिर कुणाल जी राकेश जी की जरूरत नहीं अपने को। ठीक है ना? बस बढ़िया जी सर। अनिल जी हम लोग चेक कर चुके हैं अनिल जी, हमें इसी बात का डर था तो हमने चेक किया अनिल जी। तो ये चैट जीपीटी अनिल जी इसका जवाब ये देता है कि वो प्रिडिक्टिव मॉडल नहीं है, किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर रहा है वो अनिल जी, केवल आपको इतिहास बता रहा है। तो अनिल जी हमारी जरूरत आपको आगे भी बनी रहेगी। ओके चलिए, तो ये तो बात हो गई, लेकिन सिंस यहाँ पे वरुण ने मेंशन किया कि कुछ लॉजिस्टिक्स स्पेस की कंपनियां हैं जिसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, उन्हीं में से एक वीआरएल लॉजिस्टिक्स है दिन के उच्चतम स्तर के पास 5% की स्ट्रेंथ वहां दिखाई दे रही है। एजिस लॉजिस्टिक्स, ऑल कार्गो, सब में यहां पर स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। कुणाल जी, वीआरएल लॉजिस्टिक्स क्या व्यू बन रहा है सर इस समय? देखिए जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है नेहा, अगर आप वीआरएल लॉजिस्टिक्स का चार्ट देखें तो स्टॉक में बहुत समय से हम एक साइडवेज कंसोलिडेशन देख रहे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है स्टॉक के लिए 500 रुपए के आसपास, वहीं से हमने इसमें दोबारा रिबाउंड आता हुआ देखा। तो मेरी राय में 500 रुपए के लेवल्स को जब तक स्टॉक होल्ड कर रहा है, ओवरऑल ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। जिनके पास पोजीशन है 500 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और फिलहाल होल्ड करने की मेरी राय। ओके, फार्मा स्पेस की सेहत आज डगमगाती हुई नजर आई है। उन्हीं में से दो स्टॉक्स है, बायोकॉन और लॉरस लैब्स, दिन के निचले स्तर में वहां हो रहा है कारोबार। बंसल सर, आप जरा बताएंगे फार्मा स्पेस की ये दो कंपनियां बायोकॉन, लॉरस लैब्स, क्या किया जाए? अगर आप बायोकॉन और लॉरस लैब दोनों को देखें तो दोनों ही स्पेस से कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रही हैं। बायोकॉन में एक पुल बैक भी आया था कल के दिन में, बट आज देखें तो कल के और उसके डे बिफोर यस्टरडे के भी लोस को तोड़ दिया है। तो उछाल पे नेहा यहाँ पे निकलना चाहिए और टेक्निकली स्टॉक मेजर सपोर्ट के पास चल रहा है, 230 के अराउंड एक सपोर्ट है। तो जिनके पास है पैनिक भी ना करें, 230 के लेवल्स टूटेंगे तब यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलेगी। तो किसी तरह की खरीदारी नहीं करनी है, बट अगर 230 के नीचे निकल जाता है, इसके नीचे के लेवल तोड़ के नीचे निकलता है तो एक फ्रेश लेग ऑफ डाउन मूव देखने को मिलेगा। और लॉरेंस लैब भी नया अपने सपोर्ट के पास चल रहा है, बट चांसेस हाई हैं कि ये जो इसके मेजर सपोर्ट है 325 327 जोन जो है ये इसको तोड़ेगा। तो यहाँ पर उछाल पे निकलना चाहिए और एक बार 325 327 का सपोर्ट जोन टूटता है जिसकी संभावना मोस्ट लाइकली है, देन अनदर लेग ऑफ डाउन मूव यहाँ नीचे देखने को मिलेगा। ओके, तो ये राय है आपके दोनों स्टॉक पर बंसल जी की तरफ से, लेकिन कुणाल जी की बात सही साबित हुई कि चैट जीपीटी नहीं बता पाएगा कि अगली मंदी कब आएगी। अभी अभी आशीष ने उस पर रिसर्च करके चैट जीपीटी पर डाल के देख लिया कि अगला स्टॉक मार्केट क्रैश कब होगा। और चैट जीपीटी का कहना है कि भाई मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, मेरी ताकत नहीं कि मैं अगर इतनी भविष्यवाणी कर पाऊँ कि किस वजह से होगा, क्यों होगा, कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा, हजारों कारण है। सोच लो भाई साहब, बता दिए, लेकिन हाँ सोच लो जो काम चैट जीपीटी से नहीं हो सकता वो आप हमारे सारे इस मासूम से सारे से पहले से करवाना चाहते हैं पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ। कहने का मतलब यह है कि मार्केट में फैक्टर्स इतने ज़्यादा हैं, एक्यूरेसी लेवल 100% नहीं हो सकता, बस ये समझने वाली बात है। आप
एक ठीक ठाक अंदाज़ा लगा सकते हैं डायरेक्शन का, लेवल्स का, और उसके बेसिस पे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कि यही होगा और ऐसे ही होगा वो मुश्किल काम है। कुणाल जी बधाई हो, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल मुझे साफ नज़र आ रहा है। अनिल जी देखिए, केवल चिंता ये है कि अब माइक्रोसॉफ्ट भी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सर्च इंजन बना रहा है और अनिल जी गूगल भी बना रहा है, तो अनिल जी ये जो पूरा स्पेस है अब कोई और अनिल जी बना दे तो फिर अनिल जी जॉब को खतरा हो जाएगा, अदरवाइज वी आर सिक्योर। अनिल जी चिंता मत करो, जो पहले चैट जीपीटी ने बना लिया, पहले माइक्रोसॉफ्ट को वहां तक तो आने दो। जो ये नहीं बना पाए वो कहाँ उसको ट्राई करेंगे, वो बाद में अभी चिंता, आपके टाइम तक तो हो जाएगा काम, आराम से आप मस्त रहो, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है ना जी। बंसल जी देखिए अनिल जी, जब आप चैट जीपीटी से सोच रहे थे कि मार्केट का भविष्य बताएगा, तब आपने बोला कि राकेश कुणाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। और जब पता चला कि भविष्य नहीं बताएगा तो आपको सिर्फ कुणाल जी का भविष्य उज्जवल दिख रहा है अनिल जी, तब आप मुझको भूल गए अनिल जी। हाँ, ये बात तो गौर फरमाने वाली है। मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा कि आपका भी भविष्य उज्जवल है? इसका मतलब ये क्लियर है कि आपका भविष्य मुझे हो सकता है ज्यादा उज्जवल लग रहा हो। बंसल जी आप ज्यादा खुश हो सकते हैं, आपका भविष्य मुझे ज्यादा कुणाल जी के मुकाबले में उज्जवल दिख रहा है, चिंता न करें। ओके, आइए बढ़ते आगे। बैन से बेनिफिट, बहुत दिनों से आशीष जी कुछ हिलने डुलने को तैयार नहीं है, 4 के 4 स्टॉक बैन में रखे हैं। आशीष जी क्या इरादा है? सर लिस्ट को आधी कर देते हैं। अरे वाह, क्या बात, वाह वाह। हमारे पास इनमें से 2 को निकाल देते हैं। BHEL देखिए 79% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन में, 80% से नीचे आ गई, और PNB है बॉर्डर लाइन पर लेकिन 80% से नीचे आ गया है। प्रिसाइजली आपको बता रहा हूँ 79.9% है फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो PNB और BHEL ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो बैन से बाहर आ जाएंगे। बाकी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 86% पर है, हो सकता है कि आखिरी हफ्ते तक ये स्टॉक बैन में बना रहे, और अंबुजा सीमेंट ये भी कुछ दिन रहेगा क्योंकि अभी करीब 82% है यहाँ पर। तो ये 2 स्टॉक तो बने रहेंगे, 2 स्टॉक निकल जाएंगे। एंट्री के लिए फिलहाल कोई नहीं है, सबसे ज़्यादा पोजीशन है वोडाफोन आइडिया में, लेकिन 95% को क्रॉस नहीं किया है, 94% है, तो बैन में तो नहीं आएगा ये। वोडाफोन आइडिया बैन में नहीं आएगा, नहीं आएगा। PNB और भेल निकल जाएंगे। बहुत बढ़िया, तो भेल PNB 2 बाहर आने को तैयार है, और दोनों बिलो 100 रुपीज़ वाले स्टॉक है, करेक्ट जी। तो चलिए, इंटरेस्टिंग, इंतज़ार रहेगा इसका बाहर निकलने का। आइए बढ़ते हैं आगे। और डाउ फ्यूचर्स ने 50% रिकवरी दे दी है भाई साहब, जो 200 सवा 200 पॉइंट नीचे थे अब रह गए 115 पॉइंट नीचे, तो कुछ रिकवरी दी है, और उनकी रिकवरी के साथ हमारे भी रिकवर हो रहे हैं। 1700 के नीचे गए नहीं और 4100 के ऊपर आता और हुआ। आपने कहा था कि 3 PM तक इसको वॉच करना है, एंड दे हैव हेल्ड ऑन टू लेवल्स। पर्टिकुलरली निफ्टी बैंक की तो थोड़ी तारीफ करनी चाहिए यहाँ पे। हाँ, तारीफ तो करो, दोनों की करो, और तारीफ करने से बढ़ जाए तो कहना ही क्या। तो चलिए, ये है आपके लिए इस वक्त थोड़ी सी रिकवरी वाला माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आइए, कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर मामला ठीक नहीं दिख रहा, उस पर राय ली जाए। उसमें से एक है PVR, करेक्ट 3.5% नीचे है। शुक्रवार के दिन PVR नीचे होने की कोई खास वजह है चार्ट पर, या फिर अदरवाइज फंडामेंटली? बंसल जी बताएं, 1655 के आसपास। देखिए अनिल जी, मूवी तो एक रिलीज हुई है शहजादे आज, तो टेक्निकली तो अनिल जी नीचे नहीं होना चाहिए था, बट फंडामेंटली अनिल जी PVR ने अनिल जी एक स्ट्रक्चरल चेंज करा है अनिल जी अपने कस्टमर्स के साथ। जो मेरे जैसे रॉयल कस्टमर जो है लॉयल, उनको दिक्कत हो रही है अनिल जी और खुश नहीं है। इनके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स थे ना अनिल जी, उसको एक साथ ये रिडीम नहीं कर रहा अनिल जी सिंगल परचेज पर। अब पॉइंट्स को रख के क्या करेंगे? तो वो सिस्टम अनिल जी इन्होंने कुछ गलत करा है। मतलब कि लास्ट जब मैं मूवी देखने गया था पठान, तब अनिल जी मैंने उसको नोट करा, तो वो सिस्टम अनिल जी गलत है। अगर ये यही करेंगे अब तो दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। आयनॉक्स और ये दोनों मर्ज हो गए। बट अनिल जी अपना डिस्प्लेजर के लिए मैं अब टिकटें डायरेक्ट PVR पे बुक नहीं करूंगा, बुक माई शो के थ्रू बुक करा करूंगा अनिल जी। ओके, बंसल जी, बुक माई शो लिस्टेड कब होगी? लिस्ट कब होगी वो? अनिल जी लिस्ट नहीं है अनिल जी, बट अपना तो तरीका यही है। हम और क्या करेंगे अनिल जी? अब ट्वीट तो करेंगे नहीं कि भैया तुम रिवार्ड पॉइंट्स में चीटिंग कर रहे हो। हाँ, हम दूसरी जगह पे टिकट बुक करेंगे अनिल जी। क्यों, एक ट्वीट तो करके देखो, क्या पता सुनो ही हो जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो, और आपके रिवॉर्ड पर आपको तो वैसे ही रिवॉर्ड दे देना चाहिए। सोशल मीडिया अब आपको पता चला हर जगह मेरा नाम नहीं चलता।
चलिए, बंसल जी का दुख दर्द जल्दी दूर हो, ऐसे हमारी शुभकामनाएं। ओके, बढ़ते आगे। और स्टार्टअप्स में स्टॉक ऑप्शंस को लेकर प्रचलन बढ़ रहा है, पहले से भी था, अब और बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। अरमान हमारे साथ है। अरमान बताइए। जी सर, पहले भी होता था ऑप्शंस, पर अब ऑप्शन से ज़्यादा जो पहले मतलब पहले कैश ऑप्शंस ज़्यादा होते थे कि कैश बोनस ज़्यादा दिया जाता था। अब कैश बोनस की जगह स्टॉक ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ऐसे नहीं है? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल वो तो ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता पहले शेयर ले लो, 5 गुना 10 गुना 50 गुना ये हो जाए, ऐसे कहानी बनानी पड़ती है ना? सेम बिल्कुल सर, क्योंकि जैसे स्टार्टअप्स के लिए ऑक्सीजन फंड रेजिंग है, जैसे मार्केट अगर जिस तरीके से जहाँ पर मार्केट में पेन आता हुआ दिखा, तो फंड रेजिंग पर रोक लगती हुई दिखी। तो अगर जैसे ही फंड रेजिंग रुकी, तो सबसे पहला ऑप्शन ये हुआ कि कई सारी कंपनियों ने ले ऑफ करना चालू करा। ले ऑफ करे, कॉस्ट कटिंग करी, पर वहाँ पर भी फिर भी कैश, फिर भी लगातार लॉसेस तो है ही सही, और फिर भी कैश में पेमेंट तो अगर सैलरीज देना है वो सब देना ही है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये आया कि आप जो कैश बोनसेस दे रहे हैं उसको कन्वर्ट किया गया कि अब आपको ESOP दिए जाएंगे। ले ऑफ की बात करें तो ले ऑफ भी कई सारी कंपनियों ने ले ऑफ करे, एडटेक ने करे, आप अनअकैडमी की बात करें, सारी कंपनियों ने ले ऑफ करे। और ले ऑफ करने के बाद जो दूसरा रिसोर्ट है उनके पास, वो सब ये हुआ कि आपको ESOPs दिए जाएंगे। अब उसका एक रीज़न ये एक और भी हो गया, क्योंकि स्टार्टअप्स में एक और चीज़ होती है, क्योंकि एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, आपको लगातार मैनेजमेंट में बदलाव होते हुए दिखते हैं। तो एक तो उनको रखने के लिए भी उनके इंसेंटिव्स को कैश बोनस से चेंज कर ESOP पे कर दिया। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो रीजंस ये है कि फंडिंग रुक गई, कैश बोनस रुक गए के साथ आपको वॉलेटिलिटी एट्रिशन रेट में भी दिख रही है। तो उसको भी बचाने के लिए मैनेजमेंट को और अच्छे एम्प्लॉइज को रखने के लिए भी ESOPs, और कैश बचाने के लिए और कंजर्व करने के लिए, क्योंकि फंडिंग नहीं है, तो यहाँ पर ESOP का जरिया लिया गया। तो यानी कि कैश बचाने के लिए और फंडिंग में दिक्कत ना आए, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ESOPs या फिर स्टॉक ऑप्शन दिए जा रहे हैं। वो बढ़िया भी है वैसे देखा जाए तो, ताकि उससे क्या लॉयल्टी और कमिटमेंट भी बढ़ जाता है एम्प्लॉयज़ का। करेक्ट, ये बिल्कुल साफ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है आपके लिए। जी ओके, लिकर स्पेस कुछ यहाँ पर बजिंग लग रहा है। आज हमने बुल वर्सेस बेयर तो देखा ही था, यूनाइटेड स्पिरिट्स में होता हुआ, वहां तो प्रेशर है, लेकिन जहां पर एक्शन है उनमें से एक है रैडिको खैतान। 2% की स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है और दिन के ऊपरी स्तरों पर ही चार्ट स्पेस समय कारोबार करता हुआ दिख रहा है। सुमित जी, कुछ व्यू बन रहा है रैडिको खैतान पे? देखिए, ये रेडिको के अंदर मेरे को लग रहा है कि पोजीशंस एक बार होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक के अंदर कुछ खास गिरावट, खास दबाव है नहीं। इनफैक्ट कल के और परसों के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो रेडिको के अंदर बढ़िया मोमेंटम और देखने को मिलेगा जब स्टॉक एक बार ऊपर में 1140 का लेवल ब्रेक करेगा। जिन्होंने पोजीशंस बनाए वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में अभी चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है वो 1100-1090 के पास है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1100 के नीचे का लगा के पोजीशंस होल्ड करें। ऊपर में 1140 का इसका पहला टारगेट बनेगा। 1140 का लेवल निकलने के बाद 1175 से 1180 तक का मूव नेक्स्ट वीक में रेडिको खैतान में देखने को मिल सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ रैडिको खैतान में दिखाई दे रही है अच्छी खासी। फर्टिलाइजर स्पेस पर नजर डाल लेते हैं। ये लाल निशान में रंगा हुआ है चंबल फर्टिलाइजर, दिन के निचले स्तर पर है, भारी भरकम गिरावट यहां पर देखने को मिली है और 300 के नीचे लुढ़क आया है। हिमांशु जी, चंबल फर्टिलाइजर इस समय राय आपकी? नेहा, क्लियरली मोमेंटम मिसिंग है। एक ब्रॉडली एक बड़ी रेंज में स्टॉक अटका हुआ है। 310 315 अपर एंड है, लोअर एंड पर 275 280 पर इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि बजट के बाद, क्योंकि वो एक बड़ा इवेंट था इस सब सेक्टर के लिए, उसके बाद यहाँ पर इवेंचुअली एक साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ हफ्तों तक। तो फिलहाल यहाँ पर कोई खरीदारी के लिए कोई फ्रेश चार्ट पर ट्रिगर नहीं दिखता। 300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन अगर किसी की है तो होल्ड करके रखा जा सकता है। गैस स्पेस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। HOEC इनमें से एक है। 6% की जबरदस्त स्ट्रेंथ यहां पर इस समय बनती हुई नजर आ रही है। बंसल जी, HOEC सर चार्ट पे कोई राय बन रही है? नेहा, अगर यहाँ पे देखें तो एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है और काफी दिनों से स्टॉक पीछे अगर देखें तो करेक्शन भी हो रही थी और एक नीट क्लीन क्लियर चार्ट्स के ऊपर रिवर्सल है। पिछले 4-5 दिन के हाइस के ऊपर स्टॉक निकला है, तो जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है बिल्कुल यहाँ पर जिनके पास है होल्ड करें। और नई खरीदारी की राय भी होगी। 144 का यहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 155-156 के लक्ष्य के लिए HOEC एक खरीदारी के लिए BTST के नजरिए से भी एक अच्छा दावेदार है। इसी के साथ साथ GSPL पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि दिन के उच्चतम स्तर पे इस समय ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वागले सर, GSPL कोई व्यू बन रहा है सर इस पे?
नेहा, व्यू तो पॉजिटिव है। मोमेंटम तब आएगा जब ये 280 के पार निकलेगा। अभी 275 के आसपास है, लेके चल सकते हैं। 280 के पार अगर ये निकलता है फिर ये 300 तक भी जा सकता है 1 से 2 दिन में। ओके, ये है जीएसपीएल पर राय वागले साहब की तरफ से। 3-20 की स्ट्रेटेजी कर ली जाए। बिल्कुल सर, कर लेते। 3.18 हो चुका है एंड बिल्कुल ठीक मार्केट स्टैंड आउट कर रहा है अपने लोअर लेवल से। तो चलिए बिगुल, अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी का 3-20 की स्ट्रैटेजी का अब हुआ है वक्त। सर एक बार क्विक चेक मैं आपको डाउ फ्यूचर्स का दे देती हूँ। 119 अंकों की कमजोरी वहां पर दिख रही है, 33,600 के पास है। नैस्डैक फ्यूचर्स 92 अंकों की कमजोरी वहां पर नजर आ रही है। यूरोप पे नजर डालें तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इनफैक्ट रिकवरी आई है, जो 1-1.25% तक नीचे था और अच्छी खासी रिकवरी। अब सब 1-1% के नीचे आ गए हैं। महज 1/4 से आधे % की ही यहाँ पर अब गिरावट रह गई है। ब्रेंट अभी भी नीचे है। डॉलर इंडेक्स अपने आप को होल्ड आउट कर रहा है, ना ऊपर ना नीचे, वही 6 वीक हाइस के पास है। सो ऑल इन ऑल जो है सब अपनी जगह पर ही है। नेहा जी देखिए, ऐसा है कि क्लोजिंग कमज़ोर तो हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, That's true. लेकिन उतनी ख़राब नहीं हो रही कि जहां आप सब कुछ बेच के चले जाए। 17,950 के आसपास, 900 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी में मिली। तो निफ्टी तो इतना कोई खास ख़राब हुआ नहीं है, 85 पॉइंट जरूर नीचे है, लेकिन उतना ख़राब नहीं है। बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे बंद होता तो ज़्यादा समस्या होती है, लेकिन बंद ऐसा लग रहा है 41,000 के ऊपर होने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी है, तो उतनी बुरी क्लोजिंग बैंक निफ्टी की भी नहीं है। तो आप एक बार का इंतजार कर सकते हैं। अब डाउ फ्यूचर जो 100 पॉइंट नीचे है, इन पर ज़्यादा भरोसा करो मत कि ये 100 पॉइंट नीचे है, मतलब 100 ही नीचे बंद होगा, वैसे खुलेगा, वो कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी होगा। और उसकी रीज़न एक और है कि 3 दिनों का लंबा वीकेंड। आज जो अमेरिका में ट्रेडिंग सेशन होगा वो हो जाएगा, उसके बाद 3 दिन बाद खुलेंगे। तो अमेरिका के ट्रेडर भी तो सोमवार तक की चिंता करके या जो भी एडजस्टमेंट करके वो करेंगे, लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, राइट। सो आई थिंक एग्जैक्टली डाउ में किस तरह का एक्शन होगा उसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो अपने ये करना है कि फ्रेश पोजीशन कुछ नई मत बनाइए। जो पोजीशन आपकी लॉन्ग साइड पर अगर आप हैं तो 17,700 के पुट से आप माफ़ कीजिए 17,800 के पुट से हेज कर सकते हैं, ताकि अगर गैप डाउन ओपनिंग अगर मिल जाए सोमवार को तो आपकी हेजिंग होनी चाहिए। शॉर्ट है तो 18,100 के कॉल से आप हेज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, अगर आपको हेजिंग करनी है 40,800 का पुट ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, और अगर आप शॉर्ट हैं तो 41,500 का कॉल ऑप्शन आप लेकर हेज कर सकते हैं, ताकि बड़ा गैप ऊपर या नीचे मिले तो आपकी हेजिंग रहे। अदरवाइज कोई चिंता की बात नहीं। तो क्लोजिंग हल्की कमज़ोर है, बहुत बुरी नहीं। ओके, निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर कमज़ोर है, लेकिन ठीक है, अब बैंक निफ्टी हमेशा बढ़ने और घटने में आगे ही रहता है। तो 41,000 के नीचे नहीं बंद हो रहा है, ये राहत की बात है, लेकिन 41,250 के नीचे की क्लोजिंग थोड़ी कमज़ोर और ख़राब तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। सो क्लियरली सर ने आपको एक सेटल आउट करने के लिए, आपको सेफ रखने के लिए ऑप्शंस के जरिए जो रिकमेंडेशंस दी है मैं रिपीट कर देती हूँ। 17,800 की पुट और 18,100 की कॉल, ये लेने की रिकमेंडेशन निफ्टी पर आ रही है। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 40,800 के पास पुट और 41,500 की कॉल, ये लेने की रिकमेंडेशन है। नई पोजीशन नहीं बनाए, लेकिन स्थिति उतनी बुरी नहीं लग रही है जैसे कि हम एंटिसिपेट करके चल रहे थे। आईटी स्पेस पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे तो वैसे चौतरफा बिकवाली दिखाई दे रही है। एलटीआई माइंट्री 2% की कमजोरी है चार्ट्स में। थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तरों से कुछ बाउंस एलटीआई माइंट्री में बनता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। सुमित जी, एलटीआई माइंट्री क्या व्यू बन रहा है? फ्रेश बाय एक बार अवॉइड करें। स्टॉक ने ऑलरेडी पिछले 3 से 10 दिनों के अंदर लोअर लेवल से 400 पॉइंट का मूव दिखा दिया है। स्टॉक के अंदर अब फ्रेश बाय बनेगा जब स्टॉक एक बार ऊपर में 4,975 5,000 का लेवल तोड़ेगा, उसके बाद ही इसके अंदर फ्रेश बाय का व्यू लेना है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 47.75 ये स्टॉक का नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। ये लेवल टूट गए तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और फिर नेक्स्ट वीक में 4700-4600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के एग्जिस्टिंग होल्ड करें, बट फ्रेश खरीदारी के लिए एक बार वेट करें। ओके, तो वो रिकमेंडेशन एलटीआई माइंट्री पर आती हुई एक बार जीएमडीसी देख लेते हैं, क्योंकि उससे पहले एक बार है ना, जल्दी से, समय थोड़ा कम है, वागले साहब के लिए एक बिगुल की रिक्वायरमेंट है, तो आइए वागले का वर्डर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, बीटीएसटी में गोदरेज सीपी में मुझे एक ब्रेकआउट दिखाई देता है। 945 946 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 950 के ऊपर निकलेगा और इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आना चाहिए जो मंडे को हो सकता है। तो मैं इसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। 945 में बाय करके चले, 937 के स्टॉप लॉस से
मेरा मानना है 950 निकलने के बाद ये 970 975 तक मंडे के दिन में ही जा सकता है। 970 975 मंडे तक होने की तैयारी ये है आपके लिए गोदरेज सीपे पर खरीदारी करने की राय। आइए जय टक्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वक्त है कैश का ऑप्शन। बताएं सर। जय, गुड आफ्टरनून, बताएं सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। जी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी 23 फरवरी का हमें बैंक निफ्टी का इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन में सजेस्ट कर रहा हूँ। एक कॉन्ट्रा बेट यहाँ पे अनिल जी सजेस्ट कर रहा हूँ। 376 पर ये ट्रेड कर रहा है। 41,200 के स्ट्राइक का इन द मनी कॉल ऑप्शन है बैंक निफ्टी का। ये अनिल जी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स करीब करीब ट्रेड कर रहे हैं 41,320-25 के आसपास, और ये 376 पर अनिल जी मैं 41,200 के स्ट्राइक का इन द मनी कॉल ऑप्शन अभी यहाँ पे रेकमेंड कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल जी ये जो रेंज है बैंक निफ्टी की 41,200 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुई है ये पूरे ही रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशंस में अभी तक। सो 41,000 से लेकर 41,200 जो लेवल है बैंक निफ्टी की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोइंग फॉरवर्ड। आई मीन दैट इज़ दी रेंज। अगर ये रेंज में मार्केट रहता है तो लोअर एंड ऑफ द रेंज पे मिल रहा है सो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। एक टाइम कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए टिल द टाइम यू डोंट सी अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस एंटायर रेंज। टारगेट्स अनिल जी जो ऊपर की तरफ इसके निकल कर आ रहा है, द फर्स्ट टारगेट विल बी 546, ये पहला टारगेट बनेगा अनिल जी। सेकंड टारगेट इज 650। सो 546 650 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे बैंक निफ्टी का इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। प्लस अनिल जी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ दैट वुड बी 242 242 242 का स्टॉप लॉस और 546 650 ये दो टारगेट। 41,200 41,200 का कॉल ऑप्शन इन द मनी, या यूँ कहें एट द मनी मान लीजिए, फ्यूचर्स के हिसाब से तो इन द मनी हो ही गया। ये खरीदारी करने की राय जय की तरफ से आती हुई दिख रही है। 41,200 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी में, यानी कि बैंक निफ्टी में थोड़ी रिकवरी के संकेत बन सकते हैं। सोमवार को एक रिकवरी थोड़ी बहुत शुरू तो हुई है निचले स्तरों से, अगर आप देखेंगे तो करीबन 250 पॉइंट से ज़्यादा रिकवर बैंक निफ्टी हुआ है। 75 पॉइंट के आसपास की रिकवरी निफ्टी में आपको नजर आएगी। ओके चलिए, तो कुछ और स्पेसेस पे यहाँ पर फोकस कर लेते हैं। मेटल स्पेस में तो हमने देखा कि यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है और आज काफ़ी सारी यहाँ पर रिकमेंडेशंस भी निकल कर आई हैं। एक बार बैंकिंग सेक्टर को टच अप ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने खासा प्रेशर बनता हुआ देखा है। करूर वैश्य बैंक 3.5% की कमजोरी इस समय हम यहाँ पर देख रहे हो, दिन के निचले स्तरों पर है इस समय ये स्टॉक। हिमांशु जी, करूर वैश्य बैंक क्या सलाह है सर? नेहा देखिए, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। एक टाइट रेंज में से आज एक ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया है, जो कि मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आया है पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक में, और मुझे लगता है इवेंचुअली गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक 90 और 85 रुपए की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल क्योंकि कैश सेगमेंट का स्टॉक है तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करें। 85 के आसपास आपको ये आने वाले समय में खरीदारी की लेवल दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओके ऑटो स्पेस की अशोक लेलैंड दिन के निचले स्तर पर हो रहा है कारोबार। पूरा ऑटो सेक्टर है, इसने अपनी रफ्तार आज गवाई है, सुस्ती यहाँ पर नजर आ रही है। सुमित जी, अशोक लेलैंड क्या सलाह होगी इस समय? एक बार वेट करो नेहा, स्टॉक के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। स्टॉक के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। लास्ट 2 दिनों के लो ब्रेक भी हो रहे हैं। स्टॉक के अंदर नीचे में 145 से लेकर 142 तक का मूव देखने को मिल सकता है। और वैसे भी अशोक लेलैंड के अंदर एक रेंज बनी हुई है, 140 के आसपास नीचे में सपोर्ट है, 150 और 155 के आसपास ऊपर में रेजिस्टेंस है। इसी दायरे में ये ऊपर नीचे घूम रहा है। तो जब नीचे के बैंड पे सपोर्ट के पास आए तब खरीदारी करें, अपर बैंड पे आए तब बिकवाली करें। फिलहाल यहाँ से थोड़ा नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके स्पाइस जेट 5% तक की स्ट्रेंथ इस समय यहाँ पर नजर आ रही है, दिन के ऊंचे स्तर के पास है। कोई रिकमेंडेशन सुमित जी आपकी तरफ से होगी इस पे? स्पाइस जेट को तो एकदम ही अवॉइड करें फिलहाल। स्पाइस जेट के अंदर कोई भी खास मूव मेरे को लगता नहीं है बनेगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर कंटिन्यूसली दबाव देखने को मिल रहा है। अभी लास्ट 2 दिनों में स्टॉक में लोअर लेवल से जंप आया है, बट ये जंप कितना सस्टेन करेगा वो अभी समझना मुश्किल है। फिलहाल यहाँ से ऊपर में 40 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाय नहीं करना है। एग्जिस्टिंग अगर किसी ने ले रखा है तो 35-50 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। 40 तक जाने की पॉसिबिलिटी है और फ्रेश खरीदारी नहीं करना है। ओके एडलवाइस दिन के निचले स्तर के पास हो रहा है कारोबार। पूरे ब्रोकिंग सेक्टर जो है वो यहाँ पर प्रेशर झेल रहा है, लेकिन यहाँ पर 1.5-2% की कमजोरी इस समय नजर आ रही है। हिमांशु जी, कोई सलाह इस समय एडलवाइस पे?
दीपाली, नेहा देखिए, क्लियरली ये जो स्टॉक है ये कोई बहुत ज़्यादा किसी तरह के कोई इसमें मोमेंटम बनता हुआ नज़र नहीं आया है, बहुत ही अंडर परफॉर्मर रहा है, तो मुझे नहीं लगता इस पे कोई फ्रेश खरीदारी की पोजीशन बनानी चाहिए, अवॉइड रहेगा। ओके चलिए, सीमेंट सेक्टर आज उसमें अच्छा खासा हमने एक्शन बनता हुआ देखा है और सुबह से इस पर ढेरों रिकमेंडेशंस आती हुई नजर भी आई है। सह्याद्री इंडस्ट्रीज 5% की स्ट्रेंथ यहाँ पे इस समय नजर आ रही है। सुमित जी, कोई रिकमेंडेशन अभी? 323 रुपए वाला स्टॉक है ना ये? सह्याद्री इंडस्ट्रीज 323, यस यू आर राइट जी। तो ये अंदर पोजीशंस नहीं बनाना है, स्टॉक के अंदर बाउंस बैक पुल बैक देखने को मिल रहा है, बट इसका स्ट्रक्चर वीक है, कंटिन्यूअसली दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करें। किसी ने बना रखा है तो 310 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 330-35 के आसपास बुक कर सकते हैं। ओके, ये राय आपके लिए सह्याद्री इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की आती हुई इस वक्त स्टॉक में अच्छा एक्शन आपको नजर आएगा। आइए, शो का समापन करने का वक्त है, 45 सेकंड बचे, देख लेते हैं किस तरह की क्लोजिंग होती दिख रही है। 17,950 के आसपास 90 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी बंद होने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स में नुकसान रहेगा लगभग 300 अंकों के आसपास का और बैंक निफ्टी लगभग 450 अंक नीचे बंद होने को तैयार है। 41,150 के आसपास के लेवल्स पर 130 अंक नीचे डाउ फ्यूचर है और 103 अंक नीचे नेस्डेक फ्यूचर्स हैं। ये कमजोरी वाला सेशन आज रात को अमेरिका की आशंका दिखाते हुए। आइए, जिन स्टॉक्स में एक्शन है मैं जरा आपके सामने रख दूं। निफ्टी के टॉप लूजर और टॉप गेनर्स आपके सामने। अदानी एंटरप्राइजेस 4% के नुकसान के साथ आपको नजर आएगा। टॉप इस वक्त आपको लूजर दिखेगा। HDFC लाइफ में भी आज 2% का नुकसान आपको नजर आएगा। यहाँ पर अच्छी खासी कमजोरी होती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं एक बार कहाँ एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। L&T 2.25%, अल्ट्राटेक 2%, ये टॉप गेनर। अदानी और नेस्ले टॉप। प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने 91 अंक नीचे 17,944, बैंक निफ्टी की 499 पॉइंट नीचे 41,131 और सेंसेक्स की 331 अंक नीचे 61,000 के करीब। थोड़ी देर में फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आएगी, तब तक आइए बता दूं बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए। कमोडिटी बाजार के लिए यह हफ्ता कैसा रहा और आगे कहां दिखेगा आपको एक्शन। अगले हफ्ते की पूरी तैयारी कीजिए हमारे खास शो वीकली राउंड अप में। कमोडिटी स्पेशल शाम 4:26 पर, अब से थोड़ी देर में। क्या जिनका डायबिटीज़ काबू में नहीं आ रहा है उनके लिए बेरिएट्रिक सर्जरी रामबाण इलाज है? दरअसल एक स्टडी में ऐसा कुछ दावा हुआ है, लेकिन इसे लेकर डॉक्टरों में अलग अलग राय है। एक तरफ मानते हैं कि इसको करना चाहिए, कई सारे ऐसे सर्जन्स हैं, तो दूसरी तरफ कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि शुगर कंट्रोल के लिए दवा ही लेना बेहतर है बजाय सर्जरी के। शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि क्या कुछ कम मोटे लोगों को शुगर कंट्रोल करने में वेरिएट्रिक सर्जरी कारगर साबित होगी और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं या दवा अभी भी डायबिटीज़ से लड़ने का बेहतर विकल्प है। हमारा साथ देंगे इस चर्चा में डॉक्टर अनूप मिश्रा साहब हैं जो डायबिटीज़ एक्सपर्ट है फोर्टिस में, डॉक्टर विवेक बिंदल साहब जो बेरिएट्रिक सर्जन है मैक्स हॉस्पिटल में, और सांची नायक हैं जो जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और इस शो का नाम होगा शुगर का सॉल्यूशन, दवा या ऑपरेशन। शाम 5:26 पर बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके बाद निवेश में एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी बेहद मायने रखती है, लेकिन क्या आप इसे समझते हैं और इस एसेट में कितना निवेश करना है ये आप कैसे पहचानेंगे, जानेंगे निवेश की 12-20-80 स्ट्रेटजी। आप सोचेंगे ये क्या है इंटरेस्टिंग है। एसेट एलोकेशन का 12-20-80 प्लान, और इस प्लान को समझाने के लिए हमारे साथ होंगे चिराग मेहता साहब जो CIO हैं क्वांटम म्यूचुअल फंड के, और पंकज मठपाल जो MD है ऑप्टिमा मनी के। इनके साथ हम शाम 6:26 पर देखेंगे ये शो। अब आइए हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन रात 8 बजे। पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है, यहाँ महंगाई का बम फूटा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक ही दिन में 22 रुपये की बढ़त हुई है। सिर्फ ये नहीं, रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों के दाम भी आसमान पर पहुँच रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान में क्यों बिगड़े हैं हालात और क्यों IMF से भी अभी भी मदद नहीं मिल रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में महंगाई का ब्रेक फेल, एक कवर स्टोरी, और इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें और एक्शन आपके लिए। फाइनल क्लोजिंग 17,944, 91 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी पर हम हुए हैं बंद 18,000 के नीचे। सेंसेक्स 316 अंक नीचे 61,002 पर बंद होता हुआ दिख रहा है, और बैंक निफ्टी 499 पॉइंट नीचे 41,131 पर बंद होता हुआ आज की समाप्ति। विदा लेने का वक्त है।
कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, हिमांशु जी और बाकी सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। क्लोजिंग शो में सोमवार सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और नेहा को इजाज़त दीजिए। नहीं, सिर्फ मुझे इजाज़त दीजिए। नेहा जी तो हैं, लंबी इनिंग खेलेंगी आप। कमोडिटीज बिल्कुल सर। बताएं नेहा, क्या कुछ एक्शन है? सर हालत खराब है। अच्छा, आपकी भी? कमोडिटी बाजार में हमने देखा डिस्पाइट द फैक्ट कि रुपया कमजोर है, लेकिन सारी कमोडिटीज धराशायी हो गई। खासतौर से सोने चांदी की हालत खराब है। सोना 400 रुपए इस समय नीचे है, 3000 रुपए ऊपर के लेवल से गिर चुका है। इस साल की पूरी जो बढ़त थी वो गवा चुका है। चांदी की बात करें, 1100 रुपए का करेक्शन आज के आज ही देखने को मिला है और ये भी अपने ऊपरी स्तर से गिर चुकी है। अच्छी खासी करेक्शन यहाँ भी दिखी है। कच्चा तेल, नेचुरल गैस, मेटल्स सबकी हो रही है पिटाई।